नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 700 सीरीज का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऐसे 700 क्या नाम है इसका, देखो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाओ इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखेंगे। तो देखो ऑडिटर को क्या करना होता है। ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना। ऑडिटर क्या करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के वो एज पर एफआरएफ है कि नहीं। तो ऑडिटर ये अपना ओपिनियन देगा कैसे, ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे बताया गया ऐसे 700 में कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा थ्रू रिटर्न रिपोर्ट। कैसे देगा, रिटर्न रिपोर्ट बना करके। तो ये जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिटर ये जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, इसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, इस रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, वो हम इस ऐसे 700 में सीखेंगे। अब देखो फॉर्म एंड कंटेंट सीखने से पहले हम थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, P&L होता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गए, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पज। तो अब ध्यान से समझो इसको, एकदम सिंपल है। जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनते हैं, जो जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए कैसे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं एज पर जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कैसे बनाए जाते हैं, एज पर जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे मान लो किसी एंटिटी पे एएस लग रहा है तो एएस के अकॉर्डिंग, इंडेक्स लग रहा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और शेड्यूल 3 वगैरह यूज करके। तो ये होते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरली सभी के लिए बनते हैं, लेकिन ये स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो देखो ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, ये बनते हैं स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। किसके लिए बनते हैं, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। इसको हम जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको हम डिटेल में ऐसे 800 में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एंटिटी है, उसके क्या कुछ बहुत बड़े बड़े क्रेडिटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स ने क्या करा, उन्होंने एंटिटी को बोल दिया कि तुम क्या करो, तुम अपने जो अकाउंट्स है वो कैश बेसिस से बना के दो, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग, कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करके दो और फिर उनकी ऑडिट करवाओ। तो ये क्या हो गई, उन्होंने क्या बोला क्रेडिटर्स ने कि अपने अकाउंट से स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैश बेसिस से बना के दो। अब आप जानते हो कि नॉर्मली हम जो बनाते हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं, एक्चुअल बेसिस पे। आपने एफआर में पढ़ा होगा, एक अजम्पशन होती है, फंडामेंटल अजम्पशन। क्या होती है, एक्चुअल बेसिस। कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअल बेसिस पे बनते हैं। लेकिन क्रेडिटर्स ने बोल दिया कि हमें क्या करके दो, आप हमें क्या करके दो, कैश बेसिस पे बना के दो और फिर उनकी ऑडिटर से ऑडिट करवाओ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैसे बनाए जाते हैं, एज पर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क मतलब जैसा कि क्रेडिटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है वैसे वैसे बना के देने होंगे। तो ये होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस तो ये हमने देख लिया। अब हम कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखा है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन कैसे देगा, रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू देगा। फिर हमने देखा कि जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं जनरल पर्पज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो टॉपिक है एकदम फालतू टॉपिक है, इसमें क्या दे रखा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वही बातें लिख रखी है, बस घुमा फिरा के। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करने से पहले, ऑडिटर अपना ओपिनियन देने से पहले क्या क्या इवैल्यूएट करेगा। तो सारी चीज हमने पहले ही पढ़ रखी है। बताओ ऑडिटर क्या करता है, देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट वगैरह आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं वो सारे डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं दिए, ये तो ऑडिटर चेक करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडुकेट डिस्क्लोजर्स और नोट, ये चेक करेगा। और क्या चेक करेगा कि इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, ये चेक कर लेगा। और क्या चेक करेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल। बताओ हमने देखा था ऐसे 540 में ऑडिटर चेक करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट ने बनाए वो सही है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, उसमें मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन वगैरह लिए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, तो वो चेक करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एडिक्वेटली डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है उनका डिस्क्लोजर देना पड़ता है, किसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो ऑडिटर वो भी क्या करेगा कि डिस्क्लोजर दिए कि नहीं दिए। तो वही बातें आ गई। अब एक पॉइंट देख लो स्पेशल, क्या देखेगा और ऑडिटर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, देखो पहले देखो टाइटल। जैसे P&L उसको क्या लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑडिटर देखेगा क्या वही लिखा गया है, क्या टाइटल अप्रोप्रिएट तो है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लिख दिया गेन लॉस अकाउंट, ऐसे कुछ तो नहीं लिख दिया। इस तरह से ऑडिटर को देखना है। फिर आया टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे आ रही है मान लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
आप दिखाते हो ना नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ऑर्डर देखेगा उसको प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट ही लिखा है ना, ऐसा तो नहीं कि इसको प्लांट लिख के छोड़ दिया या फिर प्रॉपर्टी लिख करके छोड़ दिया इस तरह से। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, फालतू सा टॉपिक था। अब आया फॉर्म ऑफ ओपिनियन कि ऑडिटर ओपिनियन कौन सा देता है। ऑडिटर 2 टाइप्स के ओपिनियन देता है। ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना। तो ओपिनियन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है या मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, या तो अनमोडिफाइड या फिर मॉडिफाइड। बताओ अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब देता है, अनमोडिफाइड कब देता है, जब ऑडिटर ये कंक्लूड कर लेता है, ये एविडेंस मिल जाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बने हैं, एज पर एफआरएफ बने हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हैं, उनमें कोई भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑडिटर क्या देता है, अनमोडिफाइड। लेकिन मॉडिफाइड कब देता है बताओ ऑडिटर मॉडिफाई कब देता है, जब ऑडिटर कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट। जब ऑडिटर को लगता है, जब ऑडिटर को एविडेंस मिल जाते हैं, जब ऑडिटर को एविडेंस मिल जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, बड़ी गलतियां हैं, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तब ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। और कब देता है बताओ ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन, जब ऑडिटर को अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते और वो मैटर क्या होता है, मैटेरियल भी होता है, तो ऑडिटर क्या देता है, तो भी ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। अब इस मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में डिटेल में हम कहाँ देखेंगे, ऐसे 705 में। तो आगे आ जाओ। अब आ गया, देखो हमने क्या देखा था, ऐसे 700 में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट कंटेंट क्या होगा वो अब हम देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़े स्पीड से देख लेते हैं। टाइटल, सबसे पहले क्या करेगा, रिपोर्ट का एक टाइटल देगा। तो टाइटल क्या लिखेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट लिखेगा, ऊपर ही ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट की, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, इस तरह से। फिर आएगा एड्रेस ही उसके अंदर, रिपोर्ट में क्या आएगा, फिर एड्रेस ही आएगा कि मैं ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहा हूँ। तो देखो, जो अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है, अगर ऑडिटर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करे ना, तो ऑडिटर किसको एड्रेस करेगा रिपोर्ट, तो ऑडिटर करेगा मेंबर्स ऑफ कंपनी को। किनको एड्रेस करेगा, मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी कौन होंगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, उनको एड्रेस करेगा एजीएम में। और अगर मान लो ऑडिटर क्या करे, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है ना, तो ऑडिटर किसको एड्रेस करता है, बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस करता है अपनी रिपोर्ट को। बस इस तरह से हो गया एड्रेस ही। अब देखो ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। अब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा ना, तो कहाँ देगा, यहाँ पे ऑडिटर्स ओपिनियन में, चाहे ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे, फिर चाहे ऑडिटर मॉडिफाइड दे। मॉडिफाइड देगा तो कौन कौन से देगा, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो वो यहाँ पे देगा, यहाँ पे लिखेगा ऑडिटर। मान लो क्वालिफाइड दे रहा है तो ऑडिटर लिख देगा क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स दे रहा है तो लिख देगा एडवर्स ओपिनियन। अगर ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, क्लीन ओपिनियन दे रहा है, तो लिख देगा ओपिनियन। बस इस तरह से देता है। अब देखो, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है ना, मान लो उसने एडवर्स ओपिनियन दिया, तो लिखेगा यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन, ये तो लिखेगा ही ऑडिटर। अब अंदर क्या करता है, इसकी लैंग्वेज लिखता है, एडवर्स ओपिनियन की एक लैंग्वेज होती है, तो वो जो लैंग्वेज है ना, वो हम रिपोर्टिंग चैप्टर में सीखते हैं, वो लैंग्वेज हम रिपोर्टिंग चैप्टर में सीखते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ बातें लिख रखी है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर ये क्या लिख रखा है इसे नहीं, तो देखो ये जो बातें लिख रखी है क्या है, ये फॉर्मेलिटी वाली बातें। ये कौन सी बातें हैं, फॉर्मेलिटी वाली बातें। मतलब ये जो बातें हैं ना, चाहे ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे, फिर चाहे ऑडिटर क्वालिफाइड दे, एडवर्स दे, डिस्क्लेमर, कोई सा भी ओपिनियन दे, ये बातें तो हमेशा लिखनी रहेंगी ऑडिटर को। ये यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं तो हमेशा लिखनी रहेंगी ऑडिटर को। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो क्या क्या है, ऑडिटर इसमें लिखता है, देखो फॉर्मेलिटी वाली बातों में ऑडिटर क्या लिखता है कि मैंने क्या करी है, मैंने इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है। फिर बताएगा एंटिटी का नाम, कि किस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है वो बताएगा। फिर बताएगा पीरियड, कि कौन सी पीरियड की ऑडिट करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पीरियड के हैं वो बताएगा। और फिर बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है, P&L, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो वो बात लिखेगा। तो ये है फॉर्मेलिटी वाली बातें, तो ये तो ऑडिटर हमेशा लिखेगा ही लिखेगा। क्या लिखेगा, बोलेगा कि मैंने इस एंटिटी की ऑडिट कर दी है, मैंने बोलेगा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दी है, जो कि कौन सी एंटिटी के, उसका नाम बता देगा, उसका पीरियड बता देगा, उसकी डेट और पीरियड बता देगा, और बता देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इस तरह से। तो ये हो गया ऑडिटर्स ओपिनियन। नेक्स्ट आया बेसिस फॉर ओपिनियन। ये क्या होता है, अब ऑडिटर जो भी ओपिनियन देगा ना, अनमोडिफाइड दे, मॉडिफाइड दे, एडवर्स दे या क्वालिफाइड दे, डिस्क्लेमर दे, जो भी देगा उसका रीजन बताएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या करेगा, उसका रीजन बताएगा ऑडिटर कि उसने वो ओपिनियन दिया क्या, वही ओपिनियन उसने क्यों दिया। मान लो ऑडिटर ने क्या दिया, एडवर्स ओपिनियन दिया, तो ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन ही क्यों दिया, उसका कारण क्या करेगा, इस बेसिस फॉर ओपिनियन में बताएगा, इसमें बताता है ऑडिटर। लेकिन यहाँ पे कुछ बात आई से नहीं लिख रखी है, तो ये कौन सी बातें हैं, मतलब ये हैं फॉर्मेलिटी वाली बातें। चाहे ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे या फिर मॉडिफाइड, ऑडिटर को ये बातें तो लिखनी रहेंगी। मतलब मान लो ऑडिटर अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है ना, तो उसका तो कुछ रीजन रहेगा नहीं, तो उसमें ऑडिटर को क्या करना है, उसमें बस ऑडिटर को ये सारी बातें लिखनी रहेंगी जो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, तो ऑडिटर को उसका रीजन तो लिखना ही रहेगा और ये बातें भी लिखनी रहेंगी। सबसे पहले ये बातें लिखेगा, फॉर्मेलिटी वाली जो बातें लिख रही है ये लिखेगा, उसके बाद लिखेगा रीजन, कि भाई मान लो ऑडिटर ने एडवर्स दिया है, तो सबसे पहले तो ऑडिटर ये बातें लिख देगा,
फिर लिखेगा कि मैंने एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया, कौन से पैरा में, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में, ये लिखता है ऑडिटर। तो इसमें देखो क्या बोलता है ऑडिटर, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या बोलेगा कि जो मैंने ऑडिट करी वो कैसे करी है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी है, ये बताएगा कि मैंने क्या करा है, हमने इंडिपेंडेंट होकर के काम करा है, हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करा है। ऑडिटर को रहना पड़ता है ना इंडिपेंडेंट, तो वो बात बता देगा। और क्या करना पड़ता है इनको, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ता है, तो वो बता देगा। तो ये सारी बातें बता देगा। अब देखो हमने देखा तो क्या क्या टाइटल देख लिया, एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन समझ लिया, बेसिस फॉर ओपिनियन समझ लिया। आ जाओ नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कहाँ पे, एज पर ऐसे 570 में देखा था हमने कि ऑडिटर क्या देता है, गोइंग कंसर्न पैरा देता है। कब देता है बताओ ऑडिटर गोइंग कंसर्न पैरा, कब जाता है ये, जब ऑडिटर को क्या लगता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन इस पर क्या होती है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे डिस्क्लोजर दे देते हैं, तो ऑडिटर क्या देता है, गोइंग कंसर्न पैरा देता है। उस टाइम पे जाएगा गोइंग कंसर्न पैरा। तो ये कैसे देते हैं इसको हमने डिटेल में ऐसे 570 में देखा था। अब आ जाओ नेक्स्ट है की ऑडिट मैटर। तो देखो इसमें क्या लिखेगा ऑडिटर की ऑडिट मैटर में, तो ये हम देखेंगे ऐसे 701 में ऑडिटर की ऑडिट मैटर में क्या लिखेगा, ये होता क्या है, क्यों दिया जाता है, ये सब हम कहाँ सीखेंगे ऐसे 701 में। नेक्स्ट आया अदर इन्फॉर्मेशन पैरा, नेक्स्ट कौन सा है, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा, इसको हम डिटेल में देखेंगे भी ऐसे 720 में कि अदर इन्फॉर्मेशन पैरा है क्या, इसमें ऑडिटर लिखेगा क्या और ये क्यों दिया जाता है, ये हम देखेंगे ऐसे 720 में। नेक्स्ट आ जाओ फालतू सा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लिखेगा, इस वाले पैरा में लिखेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पैरा क्या है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या लिखेगा, इस पैरा में लिखेगा ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में। एक तो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख देगा, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे 200 के अंदर, एक तो ये लिख देगा, और बाकी स्टैंडर्ड्स में ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर अदर ऐसे वो यहाँ पे लिख देगा। जैसे एक एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे देखो, ये वाला कम्युनिकेटिंग द सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, हमने पढ़ा था ऐसे 265 में। क्या पढ़ा था कि अगर ऑडिटर को क्या मिल जाती है, इंटरनल कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज मिल जाती हैं, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उन सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज को TCWG को कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सारी बातें ऑडिटर कहाँ लिखेगा, इस पैरा के अंदर लिखेगा, कौन से पैरा में, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में। अब नेक्स्ट पैरा आया क्या, कौन सा, देखो अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ऑडिटर पे कोई अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो सारी की सारी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ जाएंगी, इस पैरा में जाएंगी। अब आप बोलोगे सर कौन सी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑडिटर पे दूसरी, तो देखो ये हम देखते हैं रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। रिपोर्टिंग चैप्टर में हम डिटेल में देखते हैं कि अगर ऑडिटर किसकी ऑडिट कर रहा है, अगर ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ता है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कारों की एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में अगर उसे कुछ एडवर्स चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो सारी रिपोर्टिंग ऑडिटर कहाँ करेगा, सारी की सारी अदर रिपोर्टिंग कहाँ करेगा, अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में। इसको हम डिटेल में कहाँ देखते हैं, रिपोर्टिंग चैप्टर में, अपना जो रिपोर्टिंग चैप्टर है वहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कर देगा, अपनी सिग्नेचर कर देगा, फिर प्लेस ऑफ सिग्नेचर लिखेगा कि कहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं, तो लिखेगा उसमें क्या लिखता है प्लेस ऑफ सिग्नेचर में, उस सिटी का नाम जहाँ पे इसने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करा है, सिटी का नाम लिखता है। प्लेस ऑफ सिग्नेचर में क्या लिखता है, सिटी का नाम लिखता है, गली मोहल्ले का नहीं, सिटी का नाम। फिर आया क्या, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें क्या लिखेगा, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में जिस दिन ऑडिटर क्या कर रहा है, अपनी रिपोर्ट को साइन कर रहा है ना, जिस दिन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट साइन कर रहा है उस दिन की डेट आएगी। इसमें क्या लिखेगा, जिस दिन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट साइन कर रहा है उस दिन की डेट। तो ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हुई, बस सिंपल सी रिपोर्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो ये तो रिपोर्ट का काम हो गया। अब ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, कभी कभी ऐसे पूछ भी लेते हैं ये। अभी तक तो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता, जो ऐसे 700 है ना, जो भी हमने पढ़ाई तो बस समझने के लिए थे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऊपर जितनी बातें थी सारी समझने की थी। लेकिन अब जो दो टॉपिक देखने जा रहे हैं हम, 2 टॉपिक और बचे, इनमें ऐसे ही पूछ भी लेता है कभी कभी क्वेश्चन। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड एज पर बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट इश्यूड बाय ICAI एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि अगर मान लो कोई ऐसी एंटिटी है जिसकी ऑडिट इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हुई है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हुई है, कि ऐसी एंटिटी है जिसकी ऑडिट इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी, तो ऐसे केस में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कैसे देगा, क्या ऑडिटर 2 रिपोर्ट बनाएगा या एक ही रिपोर्ट से काम चल जाएगा, वो हम देखने जा रहे हैं, ये समझने जा रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो कि एक्स लिमिटेड है, इसकी एक ब्रांच है कहां पर, यूके में इसकी क्या है, एक ब्रांच एक्स लिमिटेड की। अब बताओ यूके वाली ब्रांच है तो इसकी ऑडिट कैसे होगी, एक तो यूके के अकॉर्डिंग होगी, और अब क्योंकि ये ब्रांच क्या है, किसकी ब्रांच है, एक्स लिमिटेड की है। एक्स लिमिटेड कहाँ की, मान लो इंडिया की, एक्स लिमिटेड अपनी इंडिया की।
तो इस ब्रांच की इन्फॉर्मेशन किस में आ रही है, एक्स लिमिटेड में। तो इस ब्रांच की जो ऑडिट है वो इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि देखो इस ब्रांच की इन्फॉर्मेशन यूके एक्स लिमिटेड में आ रही है, तो जब कोई सीए इस एक्स लिमिटेड की ऑडिट करेगा, मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर जब इस एक्स लिमिटेड की ऑडिट करेगा, तो वो इस ब्रांच की इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ऑडिट करवाएगा। तो यानी ये जो ब्रांच है इसकी यूके के अकॉर्डिंग भी ऑडिट हो रही है और इंडिया के अकॉर्डिंग भी ऑडिट हो रही है। तो जब इसकी दोनों के अकॉर्डिंग ऑडिट हो रही है तो इसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी, क्या दो रिपोर्ट बनेगी या एक ही बनेगी, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट में रेफर टू द स्टैंडर्ड्स इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बट द ऑडिटर शैल डू सो ओनली। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर सिर्फ एक ही रिपोर्ट दे सकता है और एक ही रिपोर्ट में क्या कर दे, इंडिया के स्टैंडर्ड्स को भी रेफर कर दे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी रेफर कर दे। जैसे मैंने आपको दिखाया था बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, इसमें ऑडिटर जब फॉर्मेलिटी वाली बातें लिखता है तो सबसे पहली लाइन क्या लिखता है, ये बताता है कि जो मैंने ऑडिट करी है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी है। तो ऑडिटर चाहे तो क्या कर दे, यहाँ पर ही लिख दे इसी पैरा में कि जो मैंने ऑडिट करी है वो इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करी है, इस तरह से एक ही रिपोर्ट में। तो यहाँ पे बोला कि ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि ऑडिटर क्या करे, एक ही रिपोर्ट में दोनों स्टैंडर्ड्स को रेफर कर दे। लेकिन फिर यहाँ पे बताया कि ऑडिटर ये तभी कर सकता है, देखो कब कर सकता है, अगर ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो पहला क्या बोला गया कि दे नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडिया के स्टैंडर्ड्स। मतलब ऑडिटर ये तभी कर सकता है, मतलब ऑडिटर सिर्फ एक रिपोर्ट बना दे, लेकिन ऑडिटर ये तभी कर सकता है जब इंडिया के स्टैंडर्ड्स में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तब ऑडिटर क्या कर सकता है, एक रिपोर्ट बना सकता है। अब आप बोलोगे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो दोनों स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेम ओपिनियन जा रहा है कि इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, उस ब्रांच पे सेम ओपिनियन जा रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी क्या जा रहा है, सेम ही ओपिनियन जा रहा है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक ही रिपोर्ट बना सकता है और इस रिपोर्ट में क्या कर सकता है, दोनों स्टैंडर्ड्स को रेफर कर सकता है। फिर देखो दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए, ये देखो ये क्या लिखी है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड्स द ऑल एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबाउ। अब हमने जितने भी एलिमेंट देखे, देखो ऊपर वाले टाइटल, एड्रेस, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर ऑडिटर रिपोर्ट में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो ऑडिटर ऐसा कर सकता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर उस रिपोर्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो ऑडिटर ऐसा कर सकता है। मान लो जैसे एग्जांपल लूँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, ऑडिटर को मना करते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं यूके वाले, हमारे एग्जाम्पल में कहाँ की ब्रांच, यूके की ब्रांच है, तो मान लो यूके के स्टैंडर्ड्स मना करते हो ऑडिटर को कि तुम गोइंग कंसर्न पैरा दे ही नहीं सकते, मना करते हो, तो फिर ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में तो ऑडिटर को दो रिपोर्ट ही बनानी पड़ेंगी, ऐसे केस में ऑडिटर एक रिपोर्ट नहीं बनाएगा। तो ये इसका मतलब, तो ये हो गया। तो बस इतना से ये टॉपिक ये भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक नोट दे रखा है, क्या लिखा है देखो, इसमें ये नोट है, इसमें क्या लिखा है कि व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट रेफर टू बोथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स इंडिया के स्टैंडर्ड्स, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल क्लियरली आइडेंटिफाई द जुरिडिक्शन। क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर ने मान लो एक ही रिपोर्ट बनाई है और एक ही रिपोर्ट में दोनों स्टैंडर्ड्स को रेफर करा है, तो ऑडिटर को ये भी बताना पड़ेगा कि जो अदर स्टैंडर्ड्स है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो वो कहाँ का है, कौन सी कंट्री का है, तो हम बता देंगे भाई कहाँ का है, यूके का है। बस ये बताना है, कंप्लीट हो ये टॉपिक, सिंपल सा है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट टॉपिक इसका, इस पर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है ना, तो उसमें कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ये क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। आप बोलोगे सर ये होती क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन जो कि एज पर एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने की नीड नहीं है, ये होता है इसका मतलब कि ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एज पर एफआरएफ इंड AS शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने की नीड नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट दे रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या करना है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं। आप बोलोगे सर ये होता क्या है, तो अभी देख समझ आ जाएगा। सबसे पहले ऑडिटर को लगा कि ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट। ऑडिटर ने देखा, इवैल्यूएट करा, तो ऑडिटर को पता चला कि मैनेजमेंट ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हो, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है, जैसे मैनेजमेंट ने क्या करा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा क्या कर दिए, डिस्क्लोजर्स दे दिए, एक्स्ट्रा क्या दे दिए, डिस्क्लोजर्स। अब बताओ डिस्क्लोजर्स कहाँ जाते हैं, नोट टू अकाउंट्स में, कहाँ जाते हैं, नोट टू अकाउंट्स में। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, अपने नोट टू अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स दे दिए जो कि एज पर एफआरएफ इंड AS शेड्यूल 3 देने की नीड ही नहीं थी। मैनेजमेंट ने फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स दे दिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर बताओ कहाँ जाते हैं, नोट टू अकाउंट्स में जाते हैं। यानी ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हो गए। तो अगर मान लो ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, व्हेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन शैल बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी चेक करना पड़ेगा। मतलब इस केस में ऑडिटर को जो मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दिए ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनको भी चेक करना पड़ेगा कि ये डिस्क्लोजर सही तो दिए ना।
लेकिन मान लो मैनेजमेंट ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आप बोलोगे सर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल लूँ, मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट ने पी एंड एल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सब तो बनाए, नोट टू अकाउंट्स वगैरह, लेकिन मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा में एक एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बना दिया। अब आप खुद बताओ, क्या आपने कभी पढ़ा है एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने की नीड होती है एज पर एफआरएफ, ईएस, इन डीएस या शेड्यूल 3 में? कभी नहीं होती एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने की नीड। लेकिन मान लो मैनेजमेंट ने ऐसा बना दिया एक्स्ट्रा में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाए और साथ ही साथ ये भी बना दिया एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट। अब ये क्या है? ये है नॉन इंटीग्रल पार्ट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आता है? पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह, यानी ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऐसे केस में ऑडिटर इसकी ऑडिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है, इस काम से इसकी ऑडिट नहीं करेगा। लेकिन ऑडिटर को कुछ काम करने लेंगे, क्या करेगा? अब देखो ऑडिटर, इफ इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट वेदर such supplementary information is presented in a way that clearly differentiated from audited financial statement। ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि मैनेजमेंट ने अपने जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रेजेंट करे हैं, क्या इनको इस तरह से तो प्रेजेंट किया ना कि ये साफ साफ पता चल रहा हो कि ये क्या है? अनऑडिटेड है। ऑडिटर को ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने अपने एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट को इस तरह से तो प्रेजेंट कराया ना कि जिससे कि यूजर्स को साफ साफ पता चल जाए कि ये क्या है? अनऑडिटेड है। इस तरह से ऑडिटर को चेक करना है। अब ऑडिटर ये चेक क्यों कर रहा है? मान लो मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं करा, इनकी मान लो लेबलिंग नहीं करी, मैनेजमेंट ने एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट एक्स्ट्रा में दे दिए और इनकी लेबलिंग नहीं करी कि ये क्या है? अनऑडिटेड। तो जो यूजर्स होंगे बेचारे, वो क्या समझेंगे कि जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है इनकी भी ऑडिट, इनकी भी किसने ऑडिट कर दी? ऑडिटर ने इनकी ऑडिट कर दी, ये मानेंगे वो यूजर्स। तो इस कारण से ऑडिटर को क्या करना होगा कि ये डिफरेंशिएट तो हो रहे ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये ऑडिटर को क्या करना होगा। और अगर मान लो इफ नोट, ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर को पता चलता है चेक करने के बाद कि ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब मैनेजमेंट ने कुछ लेबलिंग वगैरह नहीं करी, इनको साथ में ही दे दिया, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करो। मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। लेकिन मान लो मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है, मना कर देता है, बोलता है मैं तो प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करूँ। तो बताओ, अब बताओ ऑडिटर क्या करेगा? आप बोलोगे सर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। नहीं, मॉडिफाइड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो ऑडिटर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। अब ये जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है, बताओ ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है, इस कारण से ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में, ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है, इनकी मैंने ऑडिट नहीं करी। ऑडिटर क्या करेगा? खुद ही अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है इनकी मैंने ऑडिट नहीं करी। तो इस तरह से करेगा ऑडिटर। तो ये देखो, ये वाला स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। इसमें बस ये दो टॉपिक काम किया ज़्यादा, एक तो ये वाला और एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वाला, और बाकी बस स्पीड से देखना आपको। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। देखो ऐसे 701, ऐसे 701 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये। क्या है ये? कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। देखो कौन सा आ गया? की ऑडिट मैटर। ये हमने देखा भी था, दिखा देता हूँ वापिस से मैं आपको। देखो बेसिक एलिमेंट देखे थे, क्या क्या थे? टाइटल, एड्रेस, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, और फिर था की ऑडिट मैटर। तो इसमें ऑडिटर क्या लिखेगा वो हम देखने जा रहे हैं। की ऑडिट मैटर पैरामीटर क्या लिखे गए होते क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। अब देखो आप, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो कि ऑडिटर की जजमेंट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। वो मैटर जो कि ऑडिटर की जजमेंट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो वो वही क्या होते हैं? की ऑडिट मैटर। तो इसको सिंपल शब्द में बोलूँ ना, तो ऐसे मैटर्स जिनकी ऑडिट करने में ऑडिटर के पसीने छूटे हो ना, वही क्या है? एक तरह से की ऑडिट मैटर है। वो क्या होते हैं? की ऑडिट मैटर। यहाँ पे एक बात तो लिख रखी है, देखो कि दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स, दिस ऐसे मैंडेटरी अप्लाई टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। क्या लिखा है कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है? किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, अगर ऑडिटर किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है ना, तो उस केस में तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? की ऑडिट मैटर पैरा देना ही देना होगा। उस केस में तो ऑडिटर को गारंटी क्या करना होगा? की ऑडिट मैटर पैरा देना ही देना होगा। बाकी केस में तो ऑडिटर की मर्जी है, देना चाहे तो दे वरना ना दे। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज की अगर ऑडिटर ऑडिट करे तो उसकी ऑडिट मैटर पैरा देना ही होगा। अब ये देखो फालतू से लिखे हैं पर्पज, क्यों कम्युनिकेट करता है ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स? तो इससे क्या होता है? देखो रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा बातें बताओगे तो रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। और क्या होगा? यूजर्स को भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। यूजर्स को भी क्या होगा? जो यूजर्स हैं रिपोर्ट के, जो रिपोर्ट पढ़ेंगे ऑडिटर की, उनको भी क्या होगा? इसके बारे में पता चल जाएगा। अब आओ काम का, ये वाला टॉपिक काम का नेक्स्ट, ये समझने लायक है, ध्यान से समझना। क्या लिखा है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नोट। अभी ये देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन देखिए काम की। की ऑडिट मैटर होते क्या है? वो मैटर जो की ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, वो होते हैं की ऑडिट मैटर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? की ऑडिट मैटर इज नोट, पहले वाले देखो, की ऑडिट मैटर इज नोट ए सेपरेट ओपिनियन। जो की ऑडिट मैटर होते हैं ना,
ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं होती किसी मैटर पे। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ऑडिटर जिस मैटर को क्या कर रहा है, ऑडिटर जिस मैटर को की ऑडिट मैटर दिखा रहा है ना, तो ऑडिटर बोलना चाहता है कि ये जो मैटर है इनमें मेरा कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, इनकी वजह से मैं कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहा। मतलब जिन मैटर पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर देगा ना, वो वही मैटर होंगे जिसमें ऑडिटर को कोई गलतियां नहीं मिली, मतलब जिनमें कोई गलतियां नहीं है। क्योंकि जब गलतियां मिल जाएगी ना ऑडिटर को, सही नहीं होती, तो ऑडिटर किसको, तो ऑडिटर कहाँ डालता है उनको तो ऑडिटर कहाँ डालेगा, ओपिनियन पैरा में डालेगा, उनको ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालेगा। इस कारण से लिखा जो की ऑडिट मैटर है ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, इन पे ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, इन पे ऑडिटर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। फिर देखो नेक्स्ट, की ऑडिट मैटर इज नॉट, ये वाला देखो, की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। कि की ऑडिट मैटर क्या नहीं है, किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। की ऑडिट मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मान लो कोई मैटर मिला ऑडिटर को, उसके कारण क्या जा रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है कि एक एरिया था जहाँ पे ऑडिटर को गलतियां मिली और वो गलतियां मैनेजमेंट ने सही भी नहीं करी, तो क्या जा रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है। तो ऑडिटर ये नहीं कर सकता, उसके लिए की ऑडिट मैटर भी दे दे। अगर किसी मैटर के कारण मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है तो उसके लिए ऑडिटर क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा, वहां पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा नहीं देगा। यही इस पॉइंट का मतलब, तो ये भी सिंपल सा है। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि की ऑडिट मैटर is not a substitute for reporting as per ऐसे 570 when material uncertainty exist। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उस गोइंग कंसर्न पैरा वाली चीज की, कि हमने पढ़ा था ऐसे 570 में, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसका रिवीजन सुनना ऐसे 570 का, कि जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट होती है, लेकिन गोइंग कंसर्न पे क्या होती है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट सारे के सारे डिस्क्लोजर दे देता है, सारे के सारे डिस्क्लोजर दे देता है, तो ऑडिटर को क्या देना पड़ता है, गोइंग कंसर्न पैरा। तो ऑडिटर ये नहीं सोच सकता कि ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता कि बोले ऑडिटर कि मैं गोइंग कंसर्न पैरा नहीं देता हूं और मैं की ऑडिट मैटर पैरा देता हूं, ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे केस में जब गोइंग कंसर्न पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो और मैनेजमेंट ने सारे के सारे डिस्क्लोजर दे दी हो, तो ऐसे केस में तो क्या जाएगा, गोइंग कंसर्न पैरा ही जाएगा। क्या जाएगा, गोइंग कंसर्न पैरा ही जाएगा, की ऑडिट मैटर पैरा नहीं जाएगा। ध्यान से सुन लेना। फिर आया लास्ट, की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी मैटर को ऑडिटर क्या कर रहा है, की ऑडिट मैटर में दिखा रहा है, क्या कर रहा है, किसी मैटर को ऑडिटर अपनी की ऑडिट मैटर पैरा में दिखा रहा है, तो जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के लोग हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते कि देख तूने ना, वो ऐसा नहीं बोल सकते ऑडिटर को, देख तूने ये मैटर की ऑडिट मैटर पैरा में तो दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका डिस्क्लोजर रहने देते हैं। ऐसा नहीं, उनको तो डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। अगर एज पर एफआरएफ डिस्क्लोजर देने की नीड है ना, तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को वो डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये लिखा है बस। तो ये हमने चारों देख लिए कि की ऑडिट मैटर किनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। कि की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जिन पे ऑडिटर का कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं होता, और की ऑडिट मैटर किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन करनी है। अगर ऑडिटर किसी मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो उस पे ऑडिटर उस मैटर पे की ऑडिट मैटर पैरा नहीं देगा। अगर किसी मैटर पे ऑडिटर क्या दे रहा है, गोइंग कंसर्न पैरा दे रहा है, तो उस पे भी ऑडिटर क्या नहीं देगा, की ऑडिट मैटर पैरा नहीं देगा। फिर आया कि सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का, ये फालतू सा पॉइंट था। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर्स। देखो अभी तक आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि की ऑडिट मैटर होते क्या, हमने डेफिनेशन देखी थी कि क्या होते की ऑडिट मैटर। वो मैटर होते हैं जो कि ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया था कि ऐसे मैटर जिनमें ऑडिटर के बहुत ज़्यादा पसीने छूटे हों। तो आपको लग रहा होगा उसे इनको डिटरमाइन करेंगे कैसे, आपने तो बता तो दिया कि जिसमें ऑडिटर के पसीने छूटे हों, तो ऑडिटर डिटरमाइन कैसे करेगा, इनको डिटरमाइन कैसे करेगा। तो देखो सबसे पहले तो कहाँ से सिलेक्ट करे जाते हैं, वो देखो, की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। आपने देखा होगा ऐसे 260 में हमने पढ़ा था, ऐसे 260 क्या था, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। कि ऑडिटर क्या करता है, कुछ मैटर्स टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जा रही हैं तो वो कम्युनिकेट करता है, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं तो वो कम्युनिकेट करता है। तो बोला गया कि जो ऑडिटर की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करता है ना, की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करता है, चूज करता है, तो कहाँ से चूज करता है, जो भी मैटर ऑडिटर क्या करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करता है ना, उन्हीं में से चूज करता है। तो ऑडिटर कई सारे मैटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को, तो उन्हीं में से चूज करता है। तो अब दिक्कत यह आती है कि ऑडिटर ने तो टीसीडब्ल्यूजी को बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करे हैं, तो उनमें से की ऑडिट मैटर ऑडिटर कौन कौन से उठाएं, तो वो कैसे पता चलेगा, तो देखो ऑडिटर को क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर ने जो भी बातें टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करी है, ऑडिटर को उनमें से क्या करना है, कुछ मैटर्स की ऑडिट मैटर उठाने हैं। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जब ऑडिटर को की ऑडिट मैटर उठाने हैं तो ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या क्या, सबसे पहले वो देखेगा एरिया जो हायर असेट आर एम सिग्निफिकेंट रिस्क। तो देखो की ऑडिट मैटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसने जो भी मैटर कम्युनिकेट करें तो ऑडिटर देखेगा कि इनमें से ऐसे कौन से मैटर हैं, इनमें से ऐसे कौन से मैटर हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है, जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वो मैटर क्या हो सकते हैं, की ऑडिट मैटर हो सकते हैं।
और कौन से मैटर हो सकते हैं? ऑडिटर देखेगा कि जो भी मैंने मैटर्स कम्युनिकेट करे हैं उनमें ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिनमें सिग्निफिकेंट जजमेंट लगी है, जिनमें क्या लगी है? सिग्निफिकेंट जजमेंट लगी है। और सिग्निफिकेंट जजमेंट को हमने डिटेल में कहाँ पढ़ा था? ऐसे 610 में एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, जैसे आरएमएम कैलकुलेट करने में, गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करने में कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो वहाँ पे हमने कई मैटर देखे थे। तो ऑडिटर देखेगा कि इनमें से कौन कौन से मैटर थे जो भी मैंने कम्युनिकेट करे जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगी हो। तो ऐसे मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है वो भी क्या हो सकते हैं? वो मैटर भी क्या हो सकते हैं? की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। ऐसे देखो एक एग्जाम्पल भी दे दिया। क्या एग्जांपल दिया? ऐसे अकाउंटिंग एस्टीमेट डेट ऑफ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। बताओ ऐसे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, उनमें क्या होता है? उनको चेक करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उनमें एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगानी पड़ती है ऑडिटर को। तो यहाँ पे क्या होता है? सिग्निफिकेंट जजमेंट लगते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? ये भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। और लास्ट क्या है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। जैसे एग्जांपल लूँ, ऑडिटर ने जब ऑडिट करा था तो उसने देखा कि इस एंटिटी में क्या हो रही है, कुछ आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो वहाँ पे भी क्या करनी पड़ती है? उनको चेक करने में भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ये बात हमने ऐसे 550 में भी पढ़ी थी। 550 में उनमें भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी क्या हो सकते हैं? ये भी ऑडिट मैटर हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें देखते हैं ऑडिटर। अगर ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर ने जो भी मैटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करे हैं उन्हीं में से ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है कि ऑडिट मैटर किसको रखूँ। तो ऑडिटर ये तीन बात देखेगा कि इनमें से कौन से मैटर ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा थी, जिनमें ज़्यादा जजमेंट लगी, और या फिर जो ट्रांजेक्शन क्या थी? भयंकर ट्रांजेक्शन थी, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन थी। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं ऑडिट मैटर के, जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्या हो सकता है? की ऑडिट मैटर हो सकता है। मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है उसमें क्या होता है? फ्रॉड रिस्क रहती है उसमें जनरली क्या रहती है? वहाँ पे आरएमएम जनरली ज़्यादा रहती है। तो ये कौन सा एरिया हो गया बताओ? ज़्यादा रिस्क वाला एरिया हो गया। तो ये क्या बन सकता है? की ऑडिट मैटर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, प्रोविजन फॉर लॉस एंड कंटिजेंसी। ये क्या होता है बताओ? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो अभी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बताओ क्या लगती है? जजमेंट लगती है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला। तो ये भी क्या बन सकता है? की ऑडिट मैटर बन सकता है। ये भी क्या बन सकता है? की ऑडिट मैटर बन सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी, वैसे याद करने लायक नहीं है, समझने के हिसाब से अच्छी है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर डिटरमाइंड अबाउट वर ऑफ द मोर सिग्निफिकेंस इन ऑडिट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने बताया की ऑडिट मैटर ऑडिटर कैसे सिलेक्ट करेगा? वो ये देखेगा कि रिस्क कहाँ पे ज्यादा है, जजमेंट कहाँ पे ज्यादा है, या फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कौन सी है। तो देखो जब ऑडिट करता है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है, जहाँ पे जजमेंट ज्यादा लगती है। तो बताओ क्या सारे के सारे मैटर्स को ऑडिटर की ऑडिट मैटर मान देगा क्या? तो ऐसा नहीं करेगा। तो इस पॉइंट में ये बताया, ऑडिटर ये देखेगा कि इनमें से ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जहाँ पे मेरे ज्यादा पसीने छूटे हों, जहाँ पे मुझे ज्यादा मेहनत लगी हो, उन मैटर को ऑडिटर क्या बनाएगा? की ऑडिट मैटर। तो जनरली ऑडिटर क्या करता है? 2-3 मैटर्स को ही की ऑडिट मैटर बनाता है जनरली। थोड़ा ये देखता है कि ऐसे कौन से मैटर जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिनमें मेरे सबसे ज्यादा पसीने छूटे हैं, उनको ऑडिटर क्या बनाएगा? की ऑडिट मैटर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या लिखा है? मैटर्स दैट डू नॉट लिंक विद मैटर्स डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए की ऑडिट मैटर। क्या लिखा है? नोट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे मैटर्स जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड भी नहीं होती, वो भी क्या हो सकते हैं? वो मैटर्स भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। कि ऐसे मैटर्स जिनको मैनेजमेंट के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड भी नहीं होती, वो मैटर भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। तो आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे मैटर जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं है, तो वहाँ पे ऑडिटर की मेहनत लगेगी कैसे? ऑडिटर को वहाँ पे मेहनत लगेगी क्यों? तो वो की ऑडिट मैटर कैसे होंगे? तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ही दे दिया उन्होंने। एग्जाम्पल दिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आईटी सिस्टम और चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम। कि जो एंटिटी थी जिसकी ऑडिटर ऑडिट करा था ना, उसने क्या करा? न्यू आईटी सिस्टम लगा लिया, या फिर जो एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम था ना उसमें चेंजेस कर दिए एंटिटी ने। अब देखो ऑडिटर को क्या करता है, जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, तो हमने डिजिटल ऑडिट चैप्टर में पढ़ा है कि ऑडिटर क्या करता है? आईटी सिस्टम की भी ऑडिट कर लेता है ताकि उसकी बात की मेहनत बच जाए। लेकिन जब एंटिटी ने क्या करा है? न्यू आईटी सिस्टम लगाया है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आईटी सिस्टम की ऑडिट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें ऑडिटर के क्या होंगे? पसीने छूटेंगे। अब ये बात बताना कि मैंने न्यू आईटी सिस्टम लगाया है या एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम में चेंज करा है, तो ये बात बताना कभी भी बोला नहीं गया एफआरएफ में कि ये डिस्क्लोज करनी होती है। इसको बताने की नीड होती ही नहीं है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती है। एफआरएफ में आपने देखा भी होगा, कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये डिस्क्लोज करना होता है कि आपने न्यू आईटी सिस्टम लगाया है या एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम में चेंजेस करे हैं। तो ये जो बात होती है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं होती। लेकिन इसकी वजह से ऑडिटर की क्या होगी? मेहनत लगेगी, ऑडिटर के पसीने छूटेंगे। तो ऑडिटर चाहे तो इसको भी क्या दिखा सकता है? ऑडिटर चाहे तो इसको भी की ऑडिट मैटर दिखा सकता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ऐसे मैटर्स जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं होती, वो भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमने देख लिया कि की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, समझ लिया पहले की ऑडिट मैटर होते क्या है।
फिर हमने देखा कि ऑडिटर सिलेक्ट कैसे करेगा, डिटरमाइन कैसे करेगा की ऑडिट मैटर, ये हमने समझ लिया। अब ऑडिटर को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा में लिखने से पहले कहाँ लिखेगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताएगा। अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पहले पैरा डालने से पहले टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। तो लिखा कि ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी को जाके की ऑडिट मैटर पैरा बताएगा। कब, उन्हें टाइमली बेसिस पे बता देगा। ऑडिटर क्या करना, ऑडिटर को जो भी ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करे हैं, ऑडिटर ने जो भी की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किए ना, वो किसको जाके बताएगा, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के बताएगा। अब इससे होगा क्या, जैसे ही बताओ ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताएगा की ऑडिट मैटर, तो क्या होगा, टीसीडब्ल्यूजी को भी क्या होगा, की ऑडिट मैटर के बारे में पता चल जाएगा। तो यही लिखा देखो, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स विथ टीसीडब्ल्यूजी इनेबल्स द टीसीडब्ल्यूजी टू बी मेड अवेयर ऑफ सच मैटर्स। भी जब आप किसी को किसी चीज के बारे में बताओगे तो सामने वाले को भी क्या होगा, उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो वही लिखा है, जैसे ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को की ऑडिट मैटर के बारे में बताएगा तो टीसीडब्ल्यूजी को भी इनके बारे में पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आया, अब क्या होगा, टीसीडब्ल्यूजी को देखो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू टीसीडब्ल्यूजी टू अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर ऑडिटर्स डिसीजन अबाउट सच मैटर्स। इसका मतलब क्या है, जब ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को की ऑडिट मैटर्स के बारे में बताएगा ना, कि मैंने ये की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करे हैं, तो टीसीडब्ल्यूजी ये भी पता लगा पाएगा कि ऑडिटर ने इन्हीं मैटर्स को की ये ऑडिट मैटर क्यों सिलेक्ट किया है। तो ऑडिटर बता देगा, देखो ये ऐसे मैटर थे जिनमें मेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लगी, या फिर जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा थी, इस तरह से। और टीसीडब्ल्यूजी को ये बात भी पता चल जाएगी। तो ये भी देखो कितना सिंपल पॉइंट लिखा है कि टीसीडब्ल्यूजी को ये बात भी पता चल जाएगी, अंडरस्टैंड कर लेगा कि बेसिस क्या है ऑडिटर का, कि इन्हीं मैटर को उसने की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किया। और लास्ट पॉइंट देखो, ये थोड़ा स्पेशल है, ये क्या लिखा है, इट ऑल्सो इनेबल्स द टीसीडब्ल्यूजी टू कंसिडर वेदर न्यू और एनहांस्ड डिस्क्लोजर में बी यूजफुल। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि की ऑडिट मैटर उन मैटर पे भी दिया जा सकता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं होती है एज पर एफआरएफ। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था ये आईटी सिस्टम वाला। तो मान लो ऐसा कोई मैटर था और ऑडिटर ने क्या करा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताया, मान लो ये वाला ही मैटर था, न्यू आईटी सिस्टम वाला। तो टीसीडब्ल्यू चाहे तो क्या कर सकता है, वो भी चाहे तो क्या कर सकता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात डिस्क्लोज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, जैसे उसे पता चला कि ऑडिटर क्या करे, इस मैटर को की ऑडिट मैटर में दिखा रहा है, तो टीसीडब्ल्यू चाहे तो क्या कर सकता है, इस मैटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर सकता है। तो बस ये काम हो गए इससे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, की ऑडिट मैटर टीसीडब्ल्यूजी वाले में कि ऑडिटर जैसे ही की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लेगा, उसको क्या करना है, सबसे पहले जाके टीसीडब्ल्यूजी को बताना है टाइमली बेसिस पर। अब जैसे ही टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा तो होगा क्या, टीसीडब्ल्यूजी को भी क्या होगा, कि ऑडिट मैटर के बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ टीसीडब्ल्यूजी क्या कर सकता है, ये भी पूछ सकता है ऑडिटर से कि तूने इन्हीं मैटर्स को की ऑडिट मैटर क्यों चूज करा। तो ये लिखा है कि टीसीडब्ल्यूजी पूछ लेगा बेसिस क्या था तेरा डिसीजन का, कि तूने जो डिसीजन लिया है। और टीसीडब्ल्यूजी चाहे तो क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना चाहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एडिशनल डिस्क्लोजर तो देना चाहे तो दे सकता है, एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहे तो। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर को क्या करना, अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना है, की ऑडिट मैटर पैरा था ना, अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा, वहां पे कैसे करेगा ऑडिटर। अब आप बोलोगे सर की ऑडिट मैटर पैरा ही तो देना है, ऑडिटर ने सिलेक्ट कर लिए तो डाल देगा, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं डालेगा, उसकी कुछ प्रेजेंटेशन होगी, वो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, सबसे पहले हेडिंग, तो हेडिंग तो क्या थी, की ऑडिट मैटर, ये तो हमने ऐसे 700 में देख ली थी, तो ये होगी हेडिंग की ऑडिट मैटर। उसके बाद देखो ऑडिटर क्या करेगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिखेगा। इसमें क्या लिखेगा, की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन लिखेगा। क्या लिखेगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आर दोज मैटर दैट इन दी ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोर सिग्निफिकेंस, इसकी डेफिनेशन लिखेगा। और फिर एक बहुत मेन बात लिखेगा, क्या लिखेगा, कि इन की ऑडिट मैटर्स पे, ये जो मैंने की ऑडिट मैटर दिए हैं, इन पे मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा। ये बात बताएगा यूजर्स को साफ साफ कि जो की ऑडिट मैटर मैं दे रहा हूँ ना, इन पे मेरा कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, इन पे मैं अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, ये तो ऐसे मैटर्स हैं जिनमें मेरे पसीने छूटे हैं। बस इस तरह से क्या करेगा, सबसे पहले हेडिंग लिखेगा, फिर उसमें की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन लिखेगा, और फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता देगा यूजर्स को कि इन पे मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा। अब क्या करेगा, अब लिखेगा क्या, डिस्क्रिप्शन। अब क्या करेगा ऑडिटर, अपने की ऑडिट मैटर जो भी उसने सिलेक्ट करे थे वो सारे के सारे की ऑडिट मैटर डाल देगा, और वो तो मैटर तो डाल ही देगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा भाई की ऑडिट मैटर, ये भी बताएगा कि ऑडिटर ने इन्हीं मैटर्स को की ऑडिट मैटर क्यों सिलेक्ट करा। ये बात भी क्या कर देगा ऑडिटर, यूजर्स को बता देगा। जैसे ऊपर टीसीडब्ल्यूजी को बता रहा था ना कि मैंने इन्हीं मैटर्स को की ऑडिट मैटर क्यों सिलेक्ट करा, वैसे यूजर्स को बता देगा कि इन्हीं मैटर्स को की ऑडिट मैटर मैंने क्यों सिलेक्ट करा। अब एक एक्स्ट्रा बात और बताएगा, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन ऑडिट। ये भी बता देगा कि जो मैटर्स थे जिनमें मेरे पसीने छूटे हैं, इनमें मेरे पसीने कैसे छूटे, मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाई, मैंने टीओसी कितनी करी, टीओडी कितनी करी, एक्सपर्ट की मदद ली कि नहीं, वो भी बता देगा कि मैंने इनमें क्या क्या मेहनत करी। ये सारी चीजें बता देगा। तो इस तरह से बताएगा, ये ऐसे इस तरह से होगा कम्युनिकेशन। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट टॉपिक, नो कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर। ऐसे कौन कौन से केसेज हैं जब ऑडिटर की ऑडिट मैटर नहीं कम्युनिकेट करेगा, ऐसे कौन कौन से केसेज हैं जब ऑडिटर की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। तो देखो कब नहीं करेगा,
पहले तो फालतू लिखे हैं। पहला लिखा है लो रेगुलेशन प्रेक्लूड्स। जब लो रेगुलेशन ऑर्डर को मना करते हो कि भाई तुझे की ऑडिट मैटर नहीं देना इस एंटिटी में, तो ऑर्डर नहीं देगा। तो ये जो केस है बहुत कम होगा ऐसा कि लो रेगुलेशन मना करे। दूसरा देखो, दूसरा तो खुद ही लिख दिया, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेज। जो दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं ये केस भी बहुत कम होगा। इसमें क्या बोलता है, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेज एडवर्स कंसिक्वेंस एक्सपेक्टेड टू आउटवे दी पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट। ये क्या बोलता है दूसरा केस, कि मान लो ऑर्डर को लगा कि जो मैं की ऑडिट मैटर देने जा रहा हूँ ना, जिस मैटर को मैं की ऑडिट मैटर में देने जा रहा हूँ, उससे क्या होगा, ऑर्डर को लग रहा है कि उससे पब्लिक को फायदा होने की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑर्डर को लग रहा है अगर ये की ऑडिट मैटर मैंने बता दिया पब्लिक को और पब्लिक ने उसका गलत मतलब निकाल लिया तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे केस में भी क्या नहीं करना ऑर्डर को, ऐसे केस में भी की ऑडिट मैटर नहीं देना। नो कम्युनिकेशन साफ लिखा है, ऐसे केस में भी ऑर्डर को की ऑडिट मैटर नहीं देना। अब देखो इसमें एक स्पेशल लाइन लिखी है, ये है कि नोट, इसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट का नोट है। क्या लिखा है, दिस पॉइंट शैल नॉट अप्लाई इफ एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर। कितनी सिंपल बात लिखी है कि ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब एंटिटी ने ही, जब मैनेजमेंट ने क्या कर दिया हो, पब्लिक को ये बात पहले ही बता दी हो। जब इस मैटर के बारे में, जिसके बारे में ऑर्डर सोच रहा है कि इस मैटर को बताने से पब्लिक को लेने के देने पड़ सकते हैं, अगर वो मैटर मान लो ऑलरेडी मैनेजमेंट वालों ने ऑलरेडी क्या कर दिया, पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया, तो ऐसे केस में पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। बस अब देखो काम के पॉइंट इसके अंदर नो कम्युनिकेशन वाले में, ये वाला बहुत काम का ये पॉइंट। क्या लिखा है, ऑर्डर शैल नॉट कम्युनिकेट ए मैटर एज की ऑडिट मैटर। ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं करेगा की ऑडिट मैटर, एक मैटर को। कब नहीं करेगा, व्हेन ऑर्डर वुड बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एस 705। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है एस 705 में, सॉरी इसमें एस 701 में, बेसिक में देखो मैंने पढ़ाया भी था आपको। देखो कब की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ये बात यहाँ पे लिख दी कि अगर ऑर्डर क्या दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है ना, अगर ऑर्डर किसी मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो उस मैटर पे ऑर्डर की ऑडिट मैटर नहीं दे सकता। अगर किसी मैटर पे मॉडिफाइड दे रहा है तो उस मैटर पे की ऑडिट मैटर नहीं दे सकता। अब नेक्स्ट देखो, SC 705 also prohibits the auditor from communicating की ऑडिट मैटर when order disclaims an opinion। कि अगर ऑर्डर क्या कर रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, क्या दे रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो भी ऑर्डर क्या नहीं करना, की ऑडिट मैटर पैरा नहीं देना। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा, सर ऊपर क्या लिखा था, ऊपर भी तो ये लिखा था कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे तो ऑर्डर को की ऑडिट मैटर नहीं देना। अब यहाँ पे भी तो ये लिखा है डिस्क्लेमर, मॉडिफाइड ओपिनियन में तो सारे आ जाते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, तो इन्होंने दो बार क्यों लिख दी की बात को। तो देखो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अब समझाता हूँ मैं आपको। तो अपने ये वाला पॉइंट था, देखो अपना ये वाला जो पॉइंट था ना मॉडिफाइड ओपिनियन, यहाँ पे बात हो रही है क्वालिफाइड की और एडवर्स की, क्वालिफाइड और एडवर्स। और ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहे, ध्यान से समझना, ये बोलना चाह रहा है अगर किसी मैटर की वजह से कोई एक ऐसा मैटर था, एरिया था, उस पर अगर ऑर्डर क्या कर रहा है, उस मैटर पे अगर ऑर्डर क्या कर रहा है, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, तो उस मैटर को क्या नहीं करना, ऑर्डर को की ऑडिट मैटर में नहीं दिखाना। लेकिन बाकी जो मैटर्स हैं, इतने सारे मैटर होते हैं एक एंटिटी में, तो ऑर्डर जो एविडेंस लेता है, इतने सारे मैटर होते हैं, तो उनको तो क्या कर सकता है, ऑर्डर दिखा ही सकता है की ऑडिट मैटर में। बस यहाँ पे उस मैटर की बात हो रही है, उस मैटर की बात हो रही है जिस पे ऑर्डर क्या कर रहा है, क्वालिफाइड और एडवर्स दे रहा है, उस मैटर पे ऑर्डर क्या नहीं कर सकता, की ऑडिट मैटर नहीं दे सकता। लेकिन बाकी पे ऑर्डर क्या कर सकता है, की ऑडिट मैटर पैरा आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर ऑर्डर क्या देता है, अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है ना, अगर ऑर्डर डिस्क्लेमर देता है ना, तो ऑर्डर को की ऑडिट मैटर देना ही नहीं है, ऑर्डर को किसी भी मैटर पे की ऑडिट मैटर पैरा देना ही नहीं है। बस ये बात हो रही है यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक और देख लो, एकदम सिंपल था, इफ ऑर्डर डिटरमाइन नो की ऑडिट मैटर। अगर ऑर्डर ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे तो कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, कि भाई ऑर्डर ने चेकिंग करी, ऑर्डर को किसी मैटर में मान लो ऑर्डर के पसीने नहीं छूटे, तो क्या करना, ऑर्डर को की ऑडिट मैटर पैरा देना ही नहीं है। ऐसे केस में ऑर्डर को की ऑडिट मैटर पैरा देना ही नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, शुरू में मैंने आपको बताया कि की ऑडिट मैटर पैरा देना लिस्टेड एंटिटीज में क्या है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो क्या करेगा, मान लो ऑर्डर एक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है और लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करते वक्त ऑर्डर के पसीने छूटे नहीं कहीं पर भी, ऑर्डर को लगा ही नहीं कि यहाँ पे मेरे पसीने छूटे हैं, ये मैटर में सिग्निफिकेंट जजमेंट थी, ऐसे ऑर्डर को लगा ही नहीं कहीं पर भी। तो क्या करना है, अब लिस्टेड एंटिटीज में तो कंपलसरी बोला गया है कि ऑर्डर को तो कंपलसरी देना है की ऑडिट मैटर पैरा, तो बोला गया है ऐसे ऑर्डर में क्या करेगा। अगर देखो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इफ ऑर्डर है डिटरमाइंड दैट देयर नो की ऑडिट मैटर्स, तो ऑर्डर को क्या करना है, ऑर्डर को क्या करना रहेगा, ऑर्डर को अपने की ऑडिट मैटर पैरा में, ऑर्डर को अपने की ऑडिट मैटर सेक्शन में लिखना रहेगा कि वी हैव डिटरमाइंड दैट दे आर नो की ऑडिट मैटर। ऑर्डर बस ये लिख देगा कि हमने डिटरमाइन किया, हमारी पूरी टीम ने, कि इस लिस्टेड एंटिटी में कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है। बस इतना सा काम करना रहेगा, हो गया। ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। देखो डेफिनेशन वगैरह इतनी काम की नहीं है। देखो ये वाला जो टॉपिक होता है ये इंटर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपकी फाइनल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर सपोर्ट नोट, ये वाला जो टॉपिक है। फिर आया डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ये जैसे इंपॉर्टेंट है डिटरमाइनिंग वाला भी।
उसके बाद आया कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स टू TCW, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ बस इनमें जितना हाईलाइट हो रखा है उतना याद करना है, और जो हाईलाइट नहीं हो रखे, जैसे ये 2 पॉइंट है हाईलाइट नहीं हो रखे, इनको बस रीड कर लेना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। SA 705 मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इसमें हम किसके बारे में डिटेल में समझेंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में। अब आप जानते हो मॉडिफाइड ओपिनियन 3 टाइप के होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो क्वालिफाइड कब देना है, एडवर्स कब देना है, डिस्क्लेमर कब देना है, वो हम डिटेल में समझेंगे, और ये ऑडिटर को डिटरमाइन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखो वही बात लिख दी, सिंपल थी कि ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, बताओ कब देता है? जब ऑडिटर को क्या मिल जाती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, मतलब बड़ी गलतियां मिल जाती हैं, या फिर ऑडिटर को एविडेंस से नहीं मिलती। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। पहला, डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन। अब वो मॉडिफाइड ओपिनियन कौन सा दिया जाए, क्वालिफाइड दिया जाए, एडवर्स दिया जाए, डिस्क्लेमर दिया जाए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये बात किस पे डिपेंड करेगी कि क्वालिफाइड दूं, एडवर्स दूं या डिस्क्लेमर दूं, किस पे डिपेंड करेगी? ये 2 बातों पे डिपेंड करेगी। ऑडिटर 2 चीज क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा नेचर ऑफ मैटर, कि वो मैटर हुआ क्या है, ये देखेगा ऑडिटर। तो नेचर देखेगा, मैटर का नेचर। तो इसका मतलब क्या, ऑडिटर देखेगा कि क्या मुझे बड़ी गलतियां मिली हैं, क्या मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है, एविडेंस मिल गए कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर मुझे एविडेंस ही नहीं मिले। ऑडिटर ये देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, नेचर ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ मैटर देखने का मतलब क्या, ऑडिटर ये देखेगा क्या मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है, या फिर मुझे एविडेंस ही नहीं मिले, या फिर मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिले। ये चीजें ऑडिटर चेक करेगा। और जैसे ऑडिटर ने ये चीजें देख ली कि भाई मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है या फिर मुझे एविडेंस ही नहीं मिले, तो ऑडिटर देखेगा कि ये जो मैटर है ये परवेसिव है कि नहीं, ये मैटर परवेसिव है कि नहीं। अब बस स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, परवेसिव चेक करने में। स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है कि ये मैटर परवेसिव है कि नहीं, कोई मैटर परवेसिव है कि नहीं। तो पता कैसे चलता है परवेसिव है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, बस आपको ये 3 पॉइंट चेक करने हैं। अगर 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट फुलफिल हो जाता है ना, तो वो मैटर क्या होगा, परवेसिव होगा। और इन 3 पॉइंट के अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना, और एकदम इजी पॉइंट्स है। देखो क्या क्या चेक करना आपको। सबसे पहला आपको पता लगाना है कि मैं कोई मैटर परवेसिव है कि नहीं, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहला कि वो मैटर, उस मैटर का इफेक्ट नोट कन्फाइंड टू, देखो उस मैटर का इफेक्ट अगर नोट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो जो मैटर है उसका इफेक्ट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक आइटम पे नहीं आ रहा, उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक आइटम पे नहीं आ रहा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है। जैसे एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक एंटिटी एक्स लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी मान लो 20 सब्सिडरी है, लेकिन इसकी एक छोटी सी सब्सिडरी है जेड लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड ने क्या नहीं करा, एक्स लिमिटेड ने अपने सीएफएस में इस जेड लिमिटेड को क्या नहीं करा, इंक्लूड नहीं करा। एक्स लिमिटेड ने अपने सीएफएस में इस जेड लिमिटेड की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करा, इसको कंसोलिडेट नहीं करा। तो बताओ अब क्या होगा, एक्स लिमिटेड का ये जो सीएफएस बना हुआ है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो भी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी क्या होंगी, गलत होंगी। क्यों? क्योंकि इसने पूरी जेड लिमिटेड जो पूरी एक सब्सिडरी थी, इसको ही उठाया नहीं, इसको ही कंसोलिडेट नहीं करा, इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं ली। तो यानी पूरे की पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी दिख रहा होगा, पीपी दिख रहा होगा, जो भी चीजें दिख रही होंगी, लोन्स एडवांस जो भी दिख रहा होगा, सारे क्या होंगे, सब गलत होंगे, क्योंकि इसने पूरी जेड लिमिटेड को नहीं उठाया, पूरी जेड लिमिटेड को नहीं उठाया। इसलिए ये क्या है, परवेसिव हो गया, इसलिए ये फैक्ट हो गया परवेसिव। दूसरा देखो कि जो इफेक्ट है, अगर इफेक्ट क्या है, कन्फाइंड है। कन्फाइंड मतलब कि जो मैटर का इफेक्ट आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, एक ही आइटम पे आ रहा है। इफेक्ट किस पे आ रहा है, ओनली एक ही आइटम, मान लो इन्वेंट्री पे आ रहा है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आ रहा, एक ही आइटम पे आ रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो क्या है, जिस रिगार्डिंग को एविडेंस नहीं मिले, वो क्या है, जो मैटर है वो क्या है, परवेसिव है। मतलब जिस मैटर पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, जिस मैटर पे इफेक्ट आ रहा है, जैसे मैंने बताया इन्वेंट्री पे, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेंट्री पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। अभी क्या है, जो इन्वेंट्री है, ये जो इन्वेंट्री है ना, ये क्या है सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन है, मतलब ये भयंकर अमाउंट की है। ये जो इन्वेंट्री क्या है, बहुत भयंकर अमाउंट की है। ये मान लो 50% कवर करती है, 50% 60% कवर करती है पूरे एसेट्स का। तो ये क्या हो गया, परवेसिव। तो इसे भी परवेसिव बोला जाता है। तो ये भी हमने देख लिया कि कब कब बोला जाएगा परवेसिव। अगर जो मैटर है, अगर उसका इफेक्ट एक आइटम पे ना के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है, तो परवेसिव। और अगर एक ही आइटम पे आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, लेकिन वो अकेला आइटम ही क्या है, भयंकर अमाउंट का है, 50 to 60% कवर कर रहा है वो आइटम, तो वो भी क्या है, परवेसिव। 50%, 60%, 90% कवर कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, परवेसिव हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो
लास्ट क्या है ये भी स्टूडेंट को पता नहीं होता, डिस्क्लोजर डाटा फंडामेंटल टू यूजर्स नोट गिवन, कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिए नहीं, मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स होते हैं, फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए ही नहीं। तो ये भी क्या माना जाता है, परवेसिव। ये तीन चीजें परवेसिव मानी जाती है कि अगर उस मैटर का इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है तो परवेसिव, एक ही आइटम पे आ रहा है लेकिन वो अकेला आइटम भी क्या है, भयंकर अमाउंट का है, तो परवेसिव, या फिर जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर थे वही मैनेजमेंट ने बिल्कुल ही नहीं दिए तो भी क्या है, परवेसिव। इस तरह से पता लगाया जाता है कि मैटर परवेसिव है कि नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, तो क्वालिफाइड ओपिनियन बताओ ऑर्डर कब देगा, तो इसलिए ऑर्डर चेक करेगा नेचर ऑफ मैटर। तो देखो क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए मैटर कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैटर में स्टेटमेंट मिली हो या फिर ऑर्डर को कोई एविडेंस ही ना मिली हो, लेकिन दूसरी चीज में ऑर्डर देखता है कि अगर वो मैटर परवेसिव नहीं है तो ऑर्डर क्या दे देता है, क्वालिफाइड दे देता है। नेचर ऑफ मैटर तो कोई सा भी हो सकता है, क्वालिफाइड देना है तो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है या फिर एविडेंस नहीं मिले ये वाला मैटर हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, परवेसिव नहीं होना चाहिए, तो उसे बोला जाएगा क्वालिफाइड। ये लिखा देखो यहाँ पे, ऑर्डर एक्सप्रेसिव क्वालिफाइड ओपिनियन जब उसे एविडेंस मिल जाते हैं कि क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, क्या है, बड़ी गलतियां हैं, लेकिन वो क्या है, परवेसिव नहीं है, लेकिन वो बड़ी गलतियां परवेसिव नहीं है, तो ऑर्डर क्या देगा, क्वालिफाइड देगा। फिर मान लो अगर, लेकिन ऑर्डर को अगर एविडेंस ही नहीं मिलते, लेकिन ऑर्डर को लगता है कि जो मैटर है, जिस मैटर के रिगार्डिंग मुझे एविडेंस नहीं मिले वो मैटर क्या है, परवेसिव नहीं है, तो ऑर्डर क्या दे देगा, क्वालिफाइड दे देगा। लेकिन एडवर्स कब देगा, तो ऑर्डर देखेगा अगर नेचर ऑफ मैटर कौन सा है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वाला है कि ऑर्डर को एविडेंस मिल गए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, बड़ी गलतियां हैं, तो देखो ऑर्डर कब देगा एडवर्स ओपिनियन, जब उसको एविडेंस मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो क्या है, परवेसिव भी हैं, तो ऑर्डर क्या देगा, एडवर्स देगा। डिस्क्लेमर कब देगा, जब नेचर ऑफ मैटर कौन सा हो कि ऑर्डर को एविडेंस ही नहीं मिले, तो ये लिखा है ऑर्डर डिस्क्लेमर ओपिनियन, जब ऑर्डर को एविडेंस ही ना मिले और ऑर्डर को लगे कि ये क्या है, परवेसिव है, ये मैटर क्या है, परवेसिव है, तो ऑर्डर क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये कंप्लीट हुआ। बस स्टूडेंट को परवेसिव चेक करने में दिक्कत आती है वो मैंने बता ही दिया, ऑर्डर ये तीन चीज चेक करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो ये एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले अनेबल टू वेरीफाई द लोन्स एंड एडवांसेज नॉट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ड्यू टू द एनुअलिटी ऑफ लोन एग्रीमेंट। देखो क्या हुआ, ऑडिटर था ना, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो ऑडिटर एंटिटी के लोन्स और एडवांसेज को वेरीफाई नहीं कर पाया। ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो ऑडिटर लोन्स एंड एडवांसेज के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं ले पाया, तो यानी आपको मैटर पता चल गया। बताओ मैटर क्या है कि ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले। अब ऑडिटर को ये चेक करना है कि ये मैटर परवेसिव है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिन लोन्स एंड एडवांसेज के रिगार्डिंग ऑर्डर को एविडेंस नहीं मिले वो क्या है, उनका सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब भयंकर अमाउंट के नहीं है, यानी क्या ये परवेसिव भी नहीं है, तो बताओ क्या जाएगा, क्वालिफाइड जाएगा। हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखो नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक एंटिटी वो अपनी सब्सिडरी को कंसोलिडेट ही नहीं कर रही, तो बताओ यहाँ पे क्या है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंपैक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, परवेसिव हो गया और ऑर्डर को एविडेंस भी मिल गया, कि एंटिटी क्या नहीं कर रही, एंटिटी अपनी एक सब्सिडरी को कंसोलिडेट ही नहीं कर रही, तो ये क्या आएगा, एडवर्स आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो एक ये देखो सबसे पहले अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑर्डर को एविडेंस नहीं मिले, किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ऑर्डर को एविडेंस नहीं मिले, तो मैटर पता चल गया, मैटर क्या हुआ, ऑर्डर को एविडेंस नहीं मिले, ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले। अब देखना है कि परवेसिव है कि नहीं। आगे क्या लिखा, ऑडिटर को देखो एविडेंस नहीं मिले, किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, डेट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या है, भयंकर अमाउंट की है, तो ये यानी क्या है, परवेसिव है, तो यानी क्या जाएगा, डिस्क्लेमर जाएगा। अब एक दो एग्जांपल और देखो डिस्क्लोजर वाली, ये तो मैंने आपको समझा दी है। ये वाला नो डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न में जो मैटेरियल अनसर्टेनिटी थी उसका डिस्क्लोजर ही नहीं दिए, उनके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ही नहीं दिए कुछ भी, तो क्या जाएगा, एडवर्स जाएगा। मैंने क्या बताया था परवेसिव में, देखो एक पॉइंट परवेसिव चेक करते तो एक पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट डिस्क्लोजर वाला, कि अगर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं देता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देता, तो उसे भी क्या होना चाहता है, परवेसिव। इसलिए यहाँ पे क्या गया, इसलिए साले केस में क्या गया, देखो एडवर्स गया, इस कारण से यहाँ पे एडवर्स आया। अब एक और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कि मैनेजमेंट ने क्या करा, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर तो दिए लेकिन फुल डिस्क्लोजर नहीं दिए। बताओ मैनेजमेंट क्या क्या बताना रहता है, इवेंट कंडीशन बताने रहते हैं, उनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाया वो बताना रहता है, और फिर मैटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बताना रहता है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करा, आधी अधूरी बातें बताई। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब मैनेजमेंट फुल आधी अधूरी डिस्क्लोजर देता है तो क्या होगा, तो ऑर्डर क्वालिफाइड देगा। ये बस ये स्पेशल पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। जब मैनेजमेंट आधी अधूरी बातें बताता है ना तो उसमें क्वालिफाइड जाएगा, और जब बिल्कुल ही डिस्क्लोजर नहीं देता तो क्वालिफाइड, तो सॉरी एडवर्स, जब बिल्कुल ही डिस्क्लोजर नहीं देता तो एडवर्स, उसे परवेसिव माना जाएगा, परवेसिव फैक्ट। जब मैनेजमेंट आधी अधूरी डिस्क्लोजर देता है तो उसे परवेसिव नहीं माना जाएगा और क्या जाएगा, क्वालिफाइड। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक फालतू है ये वाला, तो
कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि बताओ जो ऑडिटर है उसको वो एविडेंस क्यों ऑब्टेन नहीं कर पाता, उसके कारण बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑडिटर है वो एविडेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर पाता। तो सबसे पहले लिख दिया कि सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, कि भी ऐसे केसेज हो गए कि जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं थे, जैसे एग्जांपल कि बाढ़ वगैरह आ गई थी, एंटिटी के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो एंटिटी की क्या गलती, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कर लिए थे, एंटिटी के रिकॉर्ड्स वगैरह सीज कर लिए थे, जब्त कर लिए थे, तो इस कारण से ऑडिटर एविडेंस नहीं ले पाया। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण देखो सरकमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर ऑफ ऑडिटर्स वर्क, इसका मतलब क्या है कि काम का नेचर ही ऐसा था कि जो काम था जिसके रिगार्डिंग एविडेंस मिले उसका नेचर ही ऐसा था। जैसे मान लो अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं उनको चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, ऑडिटर को खुद को थोड़ा ज्ञान होता है तो वो एक्सपर्ट से काम करवाता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सपर्ट बंदा भी ढंग से काम नहीं करता तो ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिल पाते, तो क्या होता है उसके कारण भी ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पाते। तो ये भी हो जाता है कि काम का नेचर ही ऐसा था। या फिर अब ये देखो ये खतरनाक होता है, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ही क्या कर देता है ऑडिटर पे लिमिटेशन लगा देता है। मैनेजमेंट ही क्या करता है ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन वगैरह ला के नहीं देता, ऑडिटर इन्फॉर्मेशन मांगता है लेकिन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ला के नहीं देता। तो एक ये केस भी होता है जिसके कारण ऑडिटर एविडेंस नहीं ले पाता। तो ये वाला जो टॉपिक था ना ये फालतू था, ये था ओनली रीड, ज्यादा काम का नहीं था। जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं ना ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्या बता रहा है, कंसिक्वेंसेज ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इस वाले केस की, कौन सा वाले की, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, इस वाले केस के लिए देखो लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। क्यों को एविडेंस नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैनेजमेंट ने टांगे अड़ाई थी, इस कारण से नहीं मिले। तो उस केस में क्या हो जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो अब मैनेजमेंट को ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले तो उसे क्या करना है, किस कारण से, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा था, तो ऑडिटर को क्या करना है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि देख ये लिमिटेशन हटा दे, मेरे को एविडेंस लेने दे, पहले रिक्वेस्ट करेगा। फिर क्या करेगा, मान लो मैनेजमेंट फिर भी मना कर देता है, बोलते हैं नहीं मैं तुझे प्रोसीजर नहीं लगाने दूंगा, एविडेंस नहीं लेने दूंगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, किसके पास जाएगा बताओ, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएगा। टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रखा है, इसको बोलो कि लिमिटेशन हटा दे, लेकिन मान लो टीसीडब्ल्यूजी भी उसको मना नहीं करता, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर करेगा अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। ऑडिटर क्या करेगा, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा ताकि वो एविडेंस ले पाए। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, जनरली वो एविडेंस ले ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे डाल रहा है, तो उस केस में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ऑडिटर के लिए एविडेंस लेना अल्टरनेट प्रोसीजर लगाकर भी। तो आगे ये लिखा है, और इफ ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बाद भी, अगर ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बाद भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं ले पाता तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा। अब बताओ ऑडिटर क्या करेगा, जब ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस नहीं ले पाता तो ऑडिटर क्या करता है, अगर बताओ वो मैटर परवेसिव नहीं होता तो क्या देता है ऑडिटर, क्वालिफाइड देता है। और अगर वो मैटर बताओ परवेसिव होता है, परवेसिव, तो बताओ ऑडिटर क्या देता है कि ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, वो मैटर परवेसिव भी है तो ऑडिटर क्या देता है, डिस्क्लेमर देता है। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग होगा, आप ध्यान से सुनना। जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे डाल रहा था, मैनेजमेंट क्या कर रहा था, टांगे डाल रहा था, और वो मैटर क्या है, परवेसिव नहीं है, बिल्कुल ही परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो मैटर परवेसिव है ना, वो मैटर परवेसिव है तो ऑडिटर डिस्क्लेमर नहीं देगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट, अगर इफेक्ट उस मैटर का इफेक्ट क्या है, मटेरियल परवेसिव नहीं है, मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाई ओपिनियन दे देगा। लेकिन अगर उस मैटर का इफेक्ट क्या है, परवेसिव है, परवेसिव है, तो ऑडिटर डायरेक्टली डिस्क्लेमर नहीं देगा, डायरेक्टली डिस्क्लेमर नहीं देगा, ऑडिटर क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मान लो ऑडिट छोड़ के जाना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे लिस्टेड एंटिटी में ऑडिट छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे आपको ओपिनियन देना ही पड़ता है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर देगा। तो ध्यान से सुनना, अब जैसे ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलते, और उसकी वजह कौन सी रहती है, उसकी वजह रहती है कि मैनेजमेंट टांगे अड़ाया था, तो ऑडिटर देखते हुए मैटर परवेसिव है कि नहीं, कि जिसके रिगार्डिंग, जिस मैटर के रिगार्डिंग मुझे एविडेंस नहीं मिले वो मैटर परवेसिव है कि नहीं। अगर वो मैटर परवेसिव नहीं होता तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, लेकिन अगर वो मैटर परवेसिव होता है, वो मैटर परवेसिव होता है तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं देता, क्या करता है, ऑडिट छोड़ के जाता है, ऑडिट छोड़ के जाता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैनेजमेंट के लोग गंदा काम कर रहे हैं, ऑडिट छोड़ के जाता है। लेकिन अगर मान लो उसको ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलते, इन कारणों से नहीं मिलते, दूसरी वाली वजहों से, तो ऐसे केस में ऑडिट छोड़ के नहीं जाता, इन केस में ऑडिटर ऑडिट छोड़ के नहीं जाता, ओनली इस वाले केस में, इस वाले केस में ऑडिटर ऑडिट छोड़ के जाता है, वो भी तभी जाता है जब उस मैटर का इफेक्ट क्या होता है, परवेसिव होता है, तभी जाता है। तो ये अच्छे से समझ लेना बस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सब करना है। आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। ऐसे 706, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये क्या है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, देखो ये क्या है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, कि ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में यूएम और ओम पैरा भी दे सकता है। आप बोलोगे सर अब अभी आपने हमको ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, ऑडिटर की रिपोर्ट दिखाई, उसमें तो कहीं पे लिखे हुए नहीं थे यूएम पैरा और अदर मैटर पैरा। तो देखो ये जो पैरा होते हैं ना, यूएम पैरा और अदर मैटर पैरा, ये कंपलसरी नहीं होते, इस कारण से वहाँ पे रिपोर्ट में लिखे हुए नहीं थे। तो ये देता कब है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, अदर मैटर ये पैरा, ये हम देखने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले देखो
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या लिखा है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो इसकी मीनिंग ये क्या होता है? तो एम्फेसिस ऑफ मैटर ये कौन से मैटर होते हैं वो देखें हम। एम्फेसिस ऑफ मैटर ये कौन से मैटर्स होते हैं? वो मैटर देखो, इट रेफर्स टू मैटर परसेंटेज और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर जजमेंट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये वो मैटर होते हैं जो एम्फेसिस ऑफ मैटर में, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ओनली वो मैटर आ सकते हैं, ऐसे मैटर्स जो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, जो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है। लेकिन ऑडिटर के जजमेंट में क्या है? ऑडिटर को लग रहा है कि ये जो मैटर्स है ना, ये जो मैटर्स हैं ये क्या है? यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटर क्या दे देता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा दे देता है कि ऐसे मैटर्स जो कि एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रखे हैं, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ये ऐसे मैटर्स हैं जिन पे यूजर्स का ध्यान जाना ही चाहिए, जिन पे यूजर्स का ध्यान जाना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि यूजर जब एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें तब वो गलती से इन मैटर्स को स्किप ना कर दे। बस ऑडिटर ये चाहता है। इस कारण से ऑडिटर क्या दे देता है? इन मैटर्स पे यूएम पैरा दे देता है। ये होते हैं यूएम पैरा। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब आगे देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेज फॉर गिविंग यूएम पैरा, कि ऑडिटर यूएम पैरा कब कब देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? ये है मैंडेटरी वाली, मतलब हम ऐसे 3 केस देखने जा रहे हैं जिसमें ऑडिटर को गारंटी यूएम पैरा देना ही देना होगा। ये 3 केस क्या क्या है देखते जाओ। पहला क्या देखो, टू अलर्ट द यूजर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो देखो ये है 800 की बात हो रही है। अगर ऑडिटर क्या कर रहा है? अगर ऑडिटर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है। अभी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं क्या? मैंने ऐसे 700 वाली रिवीजन में थोड़ा सा आपको बता ही दिया, डिटेल में हम ऐसे 800 में देखेंगे। तो अगर ऑडिटर क्या करता है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है ना, तो उसको यूएम पैरा देना ही देना होता है। तो ऑडिटर को यूएम पैरा देना ही देना होता है। फिर देखो नेक्स्ट, व्हेन फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटर प्रोवाइड्स ए न्यू और अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है, और वो भी कौन से वाले? व्हेन फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब वो वाले सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चलते हैं, उन वाले सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है। वो सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चलते हैं, तो वो वाले इवेंट के बारे में ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? अपनी यूएम पैरा में देना ही देना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है उन सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। तो ये 2 केस हमने देख लिए। लास्ट केस देखो, ये एकदम फालतू है। क्या लिखा है? व्हेन एफआरएफ प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो एफआरएफ है जो कि लॉ के द्वारा दिया गया है वो ही अनएक्सेप्टेबल है। मान लो कि एक एंटिटी एएस फॉलो कर रही है, क्या फॉलो कर रही है? एएस फॉलो कर रही है। उसको लग रहा है कि भाई एएस ने इसका ट्रीटमेंट गलत बता रखा है, इंडियस ने अच्छा बता रखा है। तो मैनेजमेंट ने क्या करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने यूजर्स को ये बात बता दी कि भाई एएस में ये ट्रीटमेंट गलत होता है, इंडियस में सही होता है, ट्रीटमेंट लॉजिकल होता है। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऐसी बात को यूएम पैरा में देना ही देना होगा। ऐसी बात होगी तो ऑडिटर को ये बात अपनी यूएम पैरा में देनी देनी होगी। तो ये वाली बात जनरली बहुत कम होती है। तो ये हमने देख लिया। तो हमने यूएम के वो वाले एग्जांपल देख लिए जो कि मैंडेटरी ऑडिटर को देने ही देने होते हैं यूएम पैरा में। अब नेक्स्ट आया सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड यूएम, मतलब ये आगे ऑप्शनल वाले। ये कौन से? अब देखो ये मैटर है ऑप्शनल वाले। ऑप्शनल वाले एग्जांपल देखने जा रहे हैं जहां पे अगर ऑडिटर चाहे तो यूएम पैरा दे सकता है। जैसे एग्जांपल, फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन, एंटिटी पे क्या चल रहा है? केस वगैरह चल रहे हैं, तो एंटिटी ने क्या कर रखा? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा रखी है, यानी एंटिटी ने कोई गलत काम कर नहीं रखा, सब कुछ डिस्क्लोज कर रखा है। लेकिन ऑडिटर को लगता है कि एंटिटी पे इतना बड़ा केस चल रहा है, तो ऑडिटर चाहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस बात पे यूजर्स की अटेंशन आना चाहता हूँ। तो ऑडिटर क्या करेगा? इस मैटर को यूएम पैरा में दिखा देगा, बस हो गया काम। दिखाना चाहते हो, ये क्या है? ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखो क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट। अब यहाँ पे कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है? देखो ऊपर भी बात हुई थी, वहां पे तो स्पेशल सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हुई थी जो ऑडिटर को बाद में पता चलते हैं। यहाँ पे उन सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है जो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले ही पता चल जाते हैं, उन इवेंट की बात हो रही है। तो इन वाले इवेंट की बात हो रही है, तो अगर इनको ऑडिटर दिखाना चाहे, उसकी मर्जी है तो दिखा दे, नहीं तो ना दिखाए। नेक्स्ट क्या है? मेजर कैटास्ट्रोफी हो गए, मान लो बाढ़ वगैरह आई, भूकंप आ गया, आग लग गई एंटिटी में, तो ये बातें यूएम पैरा में अगर ऑडिटर दिखाना चाहता है, उसकी मर्जी है तो दिखा दे, नहीं तो ना दिखाए। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल्स यूएम पैरा की कि कब यूएम पैरा दिया जा सकता है। तो हमने कुछ मैंडेटरी वाले देख लिए जो देने ही होते हैं कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल देख लिए। अब बाई कंडीशन यूएम पैरा देते वक्त ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या ध्यान रखना है? ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज ए रिजल्ट ऑफ सच मैटर, कि जिस मैटर पे अगर ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है ना, उस मैटर पे ऑडिटर यूएम पैरा नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना, जिस मैटर पे ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है ना, जिस मैटर की वजह से, उस मैटर को ऑडिटर यूएम पैरा में नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाना उसको यूएम पैरा में। नेक्स्ट क्या लिखा? मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, कि जिस मैटर को
जिस मैटर को ऑडिटर ने किस में दिखा दिया, की ऑडिट मैटर में दिखा दिया। जिस मैटर को ऑडिटर ने कहाँ दिखा दिया, की ऑडिट में दिखा दिया ना, की ऑडिट मैटर में, उसको ऑडिटर फिर वापस से यूएम में नहीं दिखाएगा, उसको वापस से ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में नहीं दिखाएगा। मान लो एक ऐसा मैटर था, मान लो एंटिटी कुछ प्रोविजन बना रही थी लिटिगेशन के, उसमें क्या लग रही थी, ऑडिटर की सिग्निफिकेंट जजमेंट लग रही थी प्रोविजन में। ऑडिटर की क्या हुआ, इस प्रोविजन को चेक करने में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पसीने छूटे, लेकिन इसमें ऑडिटर को कोई गलती नहीं मिली। अब ऑडिटर क्या चाहता है, ये जो प्रोविजन है इस पे यूजर्स का अटेंशन जाए। ऑडिटर चाहता है कि ये जो प्रोविजन है ना, इस पे क्या जाए, यूजर्स की अटेंशन जाए। और इस मैटर पे क्या हुआ है, ऑडिटर के बहुत ज्यादा पसीने भी छूटे हैं, तो ऑडिटर को क्यों ऑडिट मैटर भी दिखाना चाहता है। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करना है, ओनली क्यों ऑडिट मैटर ही दिखाना है। क्यों, जैसे ही ऑडिटर को क्यों ऑडिट मैटर दिखा देगा ना, तो यूजर्स की अटेंशन अपने आप वैसे ही चली जाएगी, यूजर्स वैसे ही देख लेंगे, इस मैटर को वैसे ही पढ़ लेंगे। इस कारण से अलग से फिर यूएम नहीं दिखाना। तो यहाँ पे यही बोला गया इस कंडीशन में कि अगर किसी मैटर पे ऑडिटर क्या दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो उस पर फिर ऑडिटर यूएम पैरा नहीं देगा। और अगर किसी मैटर को ऑडिटर की ऑडिट मैटर में दिखा रहा है, तो उसको भी ऑडिटर यूएम पैरा में नहीं दिखाएगा। बस ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट, अदर मैटर पैराग्राफ, ओम पैराग्राफ। ये क्या होते हैं, इसकी मीनिंग देखो, ये ऐसे मैटर्स होते हैं अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऐसे मैटर्स जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं होती, एज पर एफआरएफ जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती। लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ये जो मैटर है ना, ये यूजर्स के लिए रेलिवेंट है, यूजर्स के लिए रेलिवेंट है, या ऑडिटर को लगता है कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर्स को बताना। तो ये होता है अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये डिफरेंस है। देखो ईयूएम में तो क्या था, ये ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होते हैं, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ कौन से मैटर्स होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड ही नहीं होती, ये वो मैटर्स होते हैं। लेकिन ऑडिटर को लगता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यूजर्स को इनके बारे में बताऊं। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, और ये सारे के सारे एग्जांपल हमने रिवीजन वीडियो में पहले भी कवर करें। जैसे देखो ये पहला एग्जांपल अपना ऐसे 299 का जॉइंट ऑडिटर वाला, मैंने आपको बताया था जब अगर किसी एंटिटी के जॉइंट ऑडिटर्स क्या करते हैं, सेपरेट रिपोर्ट देते हैं कि एक जॉइंट ऑडिटर बोलता है कि मैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा, दूसरा बोलता है कि नहीं हम तो क्या देंगे, मॉडिफाइड देंगे। तो क्या करते हैं, सेपरेट रिपोर्ट देते हैं। तो जॉइंट ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ईच जॉइंट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में साफ लिखना पड़ता है, साफ साफ अदर मैटर पैराग्राफ देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि तुम क्या करना, दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने भी एक अपनी रिपोर्ट दी है, सेपरेट रिपोर्ट दी है, उसको भी जाके देख लेना। ये बात उनको लिखनी रहती है। दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा वाला भी देखो किसमें पढ़ा था हमने, ऐसे 600 में प्रिंसिपल ऑडिटर कि प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना रहता है कि जो कंपोनेंट्स है उनकी ऑडिट मैंने नहीं करी, उनकी ऑडिट अदर ऑडिटर के द्वारा करी गई है। तो ये कहाँ जाता है, अदर मैटर में। अब एक और है, ये हमने कहाँ देखा था, ऐसे 510 में, कि अगर ऑडिटर किसी ऐसी एंटिटी की ऑडिट करता है जिस एंटिटी की ऑडिट ही पहली बार हो रही होती है, या फिर जिसकी ऑडिट पिछले साल कोई दूसरा ऑडिटर करता है, तो ये बात भी ऑडिटर क्या कर देता है, अदर मैटर पैरा में दे देता है कि इन केस फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रायर पीरियड नॉट ऑडिटेड या फिर ऑडिटेड बाई प्रेडेसेसर ऑडिटर। तो ये बात भी कहाँ जाती है, अदर मैटर पैरा में जाती है। तो ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो, एकदम सिंपल सा स्टैंडर्ड है और वैसे सी कैटेगरी का एकदम। स्पीड से करना भी चाहो तो कर जरूर लेना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा समझने के बाद। तो आप बिना समझे करते हो तो टाइम लग जाता है ये एग्जाम्पल्स पढ़ने में, समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल्स क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो इसको जल्दी से कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, ऐसे 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या है, देखो ऐसे 710 क्या है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है इसका, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। फिर बता रखा है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है, कोरस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कोरस्पोंडिंग फिगर्स क्या होते हैं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कोरस्पोंडिंग फिगर्स क्या होते हैं, देखो आपने एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एंटिटी क्या करती है, अपने करंट ईयर की फिगर्स भी दिखाती है और प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दिखाती है। तो ये जो प्रीवियस ईयर की फिगर दिखा रही है एंटिटी, तो यही क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के फिगर, यही क्या होते हैं, यही बोले जाते हैं कोरस्पोंडिंग फिगर। यही क्या होते हैं, अपने कोरस्पोंडिंग फिगर्स होते हैं, ये होते हैं कोरस्पोंडिंग फिगर्स जो प्रीवियस ईयर की फिगर दिखाती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटिटी। फिर आप बोलोगे चलो आपने ये तो बता दिया सर कोरस्पोंडिंग फिगर्स ये होते हैं, फिर ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो देखो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज़ अपने इंडिया में इतनी फॉलो नहीं होती, ये होती है विदेशों में फॉलो। वो क्या करते हैं, अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाती ही हैं, लेकिन जब यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो प्रीवियस ईयर के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं। वो इस तरह से प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं दिखाते। विदेशों में क्या नहीं करते, प्रीवियस ईयर के ऐसे बगल में फिगर नहीं दिखाते, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दे देते हैं ताकि यूजर्स कंपेयर कर पाए। भाई बताओ, ये होता है जो करंट ईयर के फिगर दिखाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के फिगर दिखाए जाते हैं, क्यों करा जाता है, ताकि यूजर्स क्या कर पाएँ, ताकि जो यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अमाउंट्स को कंपेयर कर पाएँ, क्या कर पाएँ, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर पाएँ, इस कारण से दिखाए जाते हैं। तो विदेशों में क्या होता है कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही छाप दिए जाते हैं, पूरे के पूरे साथ में पकड़ा दिए जाते हैं। तो हमको तो किस पे ध्यान देना है, कोरस्पोंडिंग फिगर पे ध्यान देना है। इसको ध्यान में रख के समझना आप तो कि करंट ईयर की फिगर्स भी दिखा रही है, प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दिखा रही है, तो ऑडिटर को क्या करना है,
तो ऑडिटर को क्या करना है वो हमें देखना है। देखो क्या लिखा है, प्रोसीजर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग कंपेरेटिव और कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दिखा रही है एंटिटी वो एज पर एफआरएफ है ना, कि करंट ईयर की फिगर प्रीवियस ईयर की फिगर है। तो ये जो प्रीवियस ईयर की फिगर दिखा रही है, प्रीवियस ईयर की फिगर का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग फिगर। कि एंटिटी ये जो कोरस्पॉन्डिंग फिगर दिखा रही है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, ये एज पर एफआरएफ तो है ना। क्यों, मान लो अगर मान लो एंटिटी ने गलत दिखा दी, मान लो एक्चुअल में लास्ट ईयर सेल थी 10 करोड़ की, एंटिटी ने दिखा दी 15 करोड़, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने में क्या हो जाएगा, यूजर्स को दिक्कत आएगी। इस कारण से ऑडिटर चेक करेगा जो प्रीवियस ईयर की फिगर दिखा रही है सही तो है ना। तो बताओ क्या देखना है ऑडिटर को, क्या चेक करना है। यहाँ पे लिखा है कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन एज पर एफआरएफ तो है ना, तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट वेदर, ये चेक करने के लिए कि एज पर एफआरएफ है कि नहीं, तो ऑडिटर क्या चेक करना होगा कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। ऑडिटर को देखना है कि प्रीवियस ईयर फिगर में एंटिटी ने जो भी डाटा डाला है, जैसे 10 करोड़ लिखा, 10 लाख लिखा, 5 लाख लिखा, तो ये सारे अमाउंट सही तो है ना, ये ऑडिटर चेक करेगा। ये जो अमाउंट वगैरह आ रहे हैं या फिर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में एंटिटी ने जो भी डिस्क्लोजर्स वगैरह दिए हैं वो सही तो है ना। तो ऑडिटर चेक कैसे करेगा, आप बोलोगे सर ऑडिटर चेक करे प्रीवियस ईयर की फिगर, तो ये ऑडिटर चेक कैसे करेगा, तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, जो प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रायर पीरियड के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इनको उठा लेगा। ऑडिटर क्या करेगा, लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा और उनसे मैच करता जाएगा, और क्या करेगा, जो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के यहाँ पे फिगर आ रहे हैं, इनको इससे मैच करता जाएगा और देखेगा ये सही तो दिखा रही है एंटिटी। इस तरह से ऑडिटर चेक कर लेता है। और क्या देखेगा फिर, अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे एंटिटी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है वो कंसिस्टेंट तो है ना, किस साल भी एंटिटी सेम ही पॉलिसीज फॉलो कर रही है ना। और अगर एंटिटी ने चेंजेस भी करे हैं तो जो चेंजेस करे हैं वो एज पर एफआरएफ तो किए है ना, ये ऑडिटर चेक कर लेगा। अगर मामला एंटिटी ने चेंजेस भी करे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में तो चेंजेस एज पर एफआरएफ तो है ना, एज पर एफआरएफ हुए ना, ये चेक कर लेगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल बात बता देता हूँ। एक आपने पढ़ा था ऐसे 510, आप बोलोगे सर वहां पे भी तो हम ऐसे ही काम करते थे ना थोड़ा। देखो वो किसकी बात करता था, ऐसे 510 बात करता था उस ऑडिटर की जो किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, ऐसी एंटिटी की जिसकी ऑडिट ही पहली बार हो रही हो, या उस एंटिटी की ऑडिट पिछले साल किसी दूसरे ऑडिटर ने करी थी, तो उन ऑडिटर की बात करता था ऐसे 510, उन पे एप्लीकेबल होता था। तो वो ऑडिटर है ना जो ऐसे 510 वाले ऑडिटर है, उनको ऐसे 510 वाला काम तो करना ही है, उनको ऐसे 710 वाला काम भी करना रहेगा। आप बोलोगे उनको ये काम क्यों करना रहेगा, देखो ऐसे 510 में बताओ ऑडिटर क्या करता था, वो देखता था कि जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस क्यों चेक करता था, ताकि क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस से ही क्या रहा होगा, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। क्योंकि अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस में गलती हुई तो क्लोजिंग बैलेंस भी गलत हो जाएगा। इस कारण से ऐसे 510 वाला ऑडिटर ओपनिंग बैलेंस चेक करता था। लेकिन बताओ ऐसे 510 वाले ऑडिटर ने ओपनिंग बैलेंस तो चेक कर लिए, लेकिन अब एंटिटी क्या कर रही है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तरह से ये प्रीवियस ईयर फिगर और दिखा रही है, कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स और दिखा रही है। तो ऑडिटर को यहाँ पे भी तो वापस चेक करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे भी एंटिटी ने अमाउंट जो दिखाए हैं प्रीवियस ईयर की फिगर वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑडिटर को वापस से ये चेक करना पड़ेगा। उधर तो ऑडिटर ने चेक कर ही लिया ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है वो सही है कि नहीं, लेकिन ऑडिटर को यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि एंटिटी यहाँ पे जो अपनी प्रीवियस ईयर की फिगर दिखा रही है वो सही है कि नहीं, ये ऑडिटर चेक करेगा। अब आगे देखो, ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखो क्या लिखा है। If auditor become aware of possible misstatement in comparative information, auditor shall perform such additional procedures to determine whether material misstatement exists। ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये बोलना चाह रहे हैं पॉइंट कि ऑडिटर को लगता है कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब अपना ये जो प्रीवियस ईयर का फिगर दिखा रही है एंटिटी, देखो इसको हटाता हूँ, कि एंटिटी ये जो अपना करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर दिखा रही है, ऑडिटर को लगता है कि इनमें क्या हो सकती है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इनके अंदर क्या हो सकती है, इन फिगर्स में मैटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो ऑडिटर क्या चाहे तो क्या कर सकता है, एडिशनल प्रोसीजर लगा सकता है चेक करने के लिए। तो आप बोलोगे सर क्या ऑडिटर इतनी मेहनत करेगा, तो देखो जनरली ऑडिटर ये मेहनत नहीं करेगा। ये जो पॉइंट है किसके लिए है, ऐसे 510 वाले ऑडिटर के लिए है। क्यों वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे या तो पिछले साल की ऑडिट ही नहीं हुई होती या फिर किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करी होती है। तो ऑडिटर क्या करता है, एडिशनल प्रोसीजर लगाता है। और ये एडिशनल प्रोसीजर क्या होती हैं, ये हमने डिटेल में ऐसे 510 में पढ़ी भी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा ऐसे 510 तो आप जाके देख लेना, इसका रिवीजन वीडियो मैंने समझाई भी है। तो ये ऑडिटर क्या करता है, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है, जो लास्ट ईयर के फिगर्स हैं, उनमें क्या हो सकते हैं, उनमें मैटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, तो ऑडिटर क्या लगा लेता है, एडिशनल प्रोसीजर लगाते हैं उनको चेक करने के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या करेगा, बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट को बोलेगा भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बोलेगा मैनेजमेंट को लिख करके दे कि तूने जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, ये बात लिख करके दे।
इस तरह से होगा। तो बस ये चेक करना, ऑर्डर कुछ नहीं करना, क्या करना है, ये देखना है कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है वो एज पर एफआरएफ तो है ना। तो इसके लिए ऑर्डर क्या इवैल्यूएट करेगा, ऑर्डर देखेगा जो भी अमाउंट आ रहा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में या जो भी डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं ये सही तो है ना, और देख लेगा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुई थी किसमें, प्रायर पीरियड में, वो कंसिस्टेंट तो है ना, लास्ट साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुई थी वो कंसिस्टेंट तो है ना, और अगर चेंजेस हुए हैं तो चेंजेस हुए तो एज पर एफआरएफ तो है ना। और ऑडिटर को लगता है कि लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें क्या है मिस स्टेटमेंट है, तो ऑडिटर क्या लगाएगा, एडिशनल प्रोसेस लगाएगा। तो ये पॉइंट किसके लिए था, ऐसे 510 वाले ऑडिटर्स के लिए, उनके लिए है, वही करेंगे। और फिर लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। अब आया नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या बोलते हैं देखो, ऑडिट रिपोर्टिंग इन केस वेयर ऑडिट रिपोर्ट फॉर अर्लियर ईयर मॉडिफाइड। देखो ये टॉपिक किसकी बात करें, उस टाइम की बात करें जब लास्ट साल की ऑडिट रिपोर्ट क्या थी, मॉडिफाइड थी। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट क्या थी, मॉडिफाइड, मतलब ऑडिटर ने क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। तो उस केस में ऑडिटर को क्या ध्यान देना है, लास्ट ईयर ऑडिटर ने क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। तो उस केस में देखो ऑडिटर को क्या क्या करना रहेगा, तो ऑडिटर को देखना है कि जिस मैटर पे मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, ऑडिटर देखेगा कि जिस मैटर पे मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था क्या वो मैटर रिजोल्व हो गया है, क्या वो मैटर इस साल रिजोल्व हो गया है क्या, और उसको एज पर एफआरएफ जो भी इसकी अकाउंटिंग करनी रहती है, डिस्क्लोजर देने रहते हैं, प्रायर पीरियड आइटम दिखाना रहता है, वो सारे काम कर दिए गए हैं क्या। अगर ऐसा कर दिया गया है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में उस प्रीवियस मॉडिफिकेशन को रेफर नहीं करेगा। ये लिखा देखो, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड में ऑडिटर नीड नॉट रेफर टू प्रीवियस मॉडिफिकेशन। ऑडिटर उस पिछले साल की मॉडिफिकेशन को अपनी करंट ईयर की रिपोर्ट में याद भी नहीं दिलाएगा, कुछ भी उसका जिक्र नहीं करेगा कि पिछले साल ये मॉडिफिकेशन था, बिल्कुल भी याद नहीं दिलाएगा अगर वो मैटर रिजोल्व हो जाता है तो। लेकिन अगर वो मैटर मान लो रिजोल्व ही नहीं होता, इस साल भी गलती चल रही है, तो ऑडिटर क्या कर देगा बताओ, इस साल भी गलती चल रही है तो ऑडिटर क्या कर देगा, करंट पीरियड भी ऑडिटर क्या कर देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। क्या कर देगा, करंट ईयर भी ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। और बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या करेगा बताओ, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या करा जाता है, बेसिस फॉर ओपिनियन में उस मॉडिफिकेशन का रीजन लिखा जाता है। तो ऑडिटर रीजन लिखेगा, बताएगा उसके अंदर रेफर टू बोथ फिगर। ऑडिटर क्या करेगा, दोनों फिगर बता देगा। ऑडिटर बताएगा देखो पिछले साल का फिगर भी गलत था, इस साल का भी गलत है। इस तरह से ऑडिटर बता देगा कि पिछले साल ये अमाउंट था, इस साल ये अमाउंट आ रहा है, दोनों गलत है। अब आगे क्या लिखा है, व्हेन इफेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर्स आर मटेरियल। देखो ये तो आप जानते ही हो, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, जब वो मिस स्टेटमेंट होती है वो मटेरियल होती है। अगर मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल होती है, अगर मिस स्टेटमेंट छोटी होती है, इमैटेरियल होती है, तो ऑडिटर उनको इग्नोर कर देता है। मटेरियल वालों को ऑडिटर क्या करता है, मटेरियल वालों पे ही ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो ये तो फालतू बात लिखी है। और क्या दे सकते हो ऑडिटर, देखो रीजन में यहाँ पे 2 रीजन लिखे गए हैं, या तो क्या लिख दे, दोनों फिगर्स बता दे दोनों में गलतियां हैं, या फिर क्या करे, ऐसे लिख देगा ऑडिटर, इन अदर केसेज एक्सप्लेन ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अनयूजुअल मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी। ऑडिटर बोल देगा कि क्या हो रहा है, गलतियां होने की वजह से, ऑडिटर बता देगा कि पिछले साल गलती होने की वजह से क्या हो रहा है, कंपेरेबिलिटी पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। कि भाई मान लो प्रीवियस ईयर का फिगर है वो गलत था, आना चाहिए था मान लो 10 लाख, मैनेजमेंट ने दिखा दिया 2 लाख, तो इससे क्या हो रहा है, कंपैरिजन में क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है ना, जो कंपैरिजन हो रहा है, जो कंपैरिजन करेंगे यूजर्स, बताइए एंटिटी क्या करती है, कोरस्पोंडिंग फिगर दिखाती है कि करंट ईयर का फिगर भी दिखाया और प्रीवियस ईयर का फिगर भी दिखाया। तो एंटिटी क्यों दिखाती है, ताकि यूजर्स कंपेयर कर पाए, अब बताओ प्रीवियस ईयर में क्या है, गलती है, प्रीवियस ईयर में था 10 लाख का अमाउंट, लेकिन एंटिटी ने उसको दिखा दिया 2 लाख का, और एंटिटी ने उसको रिजोल्व भी नहीं करा, इस मैटर को सही भी नहीं करा, तो क्या होगा, कंपैरिजन में भी इफेक्ट आ रहा होगा। तो ये बात भी लिख सकता है कि मॉडिफिकेशन होने की वजह से, पिछले साल मॉडिफिकेशन होने की वजह से और इस साल वो मैटर क्या है, रिजोल्व भी है, इस कारण से क्या है, कंपेरेबिलिटी पे भी क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। तो ये रीजन भी दे सकता है, क्योंकि इससे कंपेरिजन भी क्या होगा, गलत होगा। तो बस ये बात बोलना चाह रहा है ऑडिटर। तो ये भी हमने देख लिया, ये भी सी कैटेगरी स्टैंडर्ड है, ज़्यादा काम का नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट वाला टॉपिक समझाई दी, एकदम सिंपल सा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी, कि अगर मैटर रिजोल्व हो जाता है तो ऑडिटर को प्रीवियस मॉडिफिकेशन को बिल्कुल भी रेफर नहीं करना, थोड़ा सा भी इसका जिक्र नहीं करना। लेकिन मैटर अभी भी अनरिजोल्व है, प्रीवियस वाला अभी भी गलती पड़ी है, तो ऑडिटर इस साल भी क्या कर देगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में क्या करता है ऑडिटर, रीजन लिखता है, तो रीजन लिख देगा। यहाँ पे 2 रीजन दिए गए हैं, इनमें जो भी रीजन चाहे वो रीजन ऑडिटर लिख देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर, ऐसे 720, ये फिर भी थोड़ा सा काम का है। ऐसे 720 क्या, ऐसे 720 ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। बस इतना पढ़ो समझने के लिए, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हमने देखा था यहाँ पर ऑडिटर्स रिपोर्ट के एलिमेंट की क्या क्या आता है, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है। तो यहाँ पे हमने देखा था अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा। तो ये कैसे सीखते हैं हम, देखो एज पर ऐसे 720 अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में ऑडिटर क्या लिखेगा वो हम सीखने जा रहे हैं। इस पैरा में ऑडिटर क्या लिखेगा, इस सेक्शन में ऑडिटर क्या लिखेगा वो हम सीखने जा रहे हैं।
वोटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देखना है सर ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखो क्या लिखा है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडेड इन एंटिटी जनरल रिपोर्ट। इसे ही पढ़ा जाता है अदर इन्फॉर्मेशन की एंटिटी बताओ अपनी एनुअल रिपोर्ट जो देती है, एनुअल रिपोर्ट कहाँ देती है एंटिटी, एजीएम में। तो एनुअल रिपोर्ट में एंटिटी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, जिनकी ऑडिट हुई है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, ऑडिटर की रिपोर्ट लगाती है, और उसके अलावा भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के अलावा अपनी एनुअल रिपोर्ट में एंटिटी जो भी इन्फॉर्मेशन देगी ना, जो भी इन्फॉर्मेशन देगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएंगी, अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएंगी। यही बात लिखी है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वेदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएंगी, अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, एकदम सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है कि ऑडिटर जो अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन उन पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देगा। ऑडिटर इस अदर इन्फॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन नहीं देगा कि मॉडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन इन अदर इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देगा। तो आप बोलोगे सर फिर करेगा क्या, अदर इन्फॉर्मेशन का ऑडिटर करेगा क्या। तो ऑडिटर क्या करेगा, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और कंसिडर करेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। ऑडिटर क्या करेगा, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और चेक करेगा कि इनमें कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एंटिटी ने अपनी सेल दिखा रखी थी 10 करोड़ दिखा रखी थी, लेकिन जो अदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एंटिटी ने अपनी सेल दिखा दी 20 करोड़। तो ऐसा तो नहीं हो रखा, ये ऑडिटर को चेक करना है, ये ऑडिटर को चेक करना है, बस ये काम करना है ऑडिटर को। तो आगे आ जाओ, पहला टॉपिक ऑब्टेनिंग रीडिंग कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक इतना काम का नहीं है, एग्जाम पर्पस से बस समझने के लिए काम का है। तो आप रीड जरूर कर लेना इस टॉपिक को, गलती से पूछ ले तो बहुत कम चांस है, लेकिन इसके मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले बताओ ऑडिटर को क्या करनी है, मैनेजमेंट से अदर इन्फॉर्मेशन मांगे भाई, इसको ऑडिटर को करना है क्या, ऑडिटर को ये तो चेक करना है, ऑडिटर को क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और अदर इन्फॉर्मेशन में मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दोनों सेम करना है। ये तो काम करना है ऑडिटर को। तो सबसे पहले ऑडिटर को करना क्या होगा, मैनेजमेंट से अदर इन्फॉर्मेशन मांगनी होगी। तो कैसे मांगेगा, तो सबसे पहले तो क्या करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, डिटरमाइन करेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में भाई तू क्या क्या, कि भाई जो एनुअल रिपोर्ट देगा तो अपनी एनुअल रिपोर्ट देगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, और पूछ लेगा टाइमिंग ऑफ इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या पूछेगा, टाइमिंग ऑफ इश्यूएंस, मतलब पूछ लेगा कि तू अपनी एजीएम कब करेगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाकर डिस्कस करेगा और पूछ लेगा कि जो तो अपने एनुअल रिपोर्ट देने जा रहे हैं ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल मेरी ऑडिटर्स रिपोर्ट के अलावा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, एक तो वो पूछ लेगा। और पूछेगा कि तू अपनी एजीएम कब करेगा, क्यों, एजीएम के अंदर ही क्या किए जाती हैं, एजीएम के अंदर ही एनुअल रिपोर्ट इश्यू करी जाती है, एजीएम के अंदर ही एनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट इश्यू करता है। इस काम से पूछ लेगा टाइमिंग ऑफ इश्यूएंस ऑफ सारे डॉक्यूमेंट कि तू अपनी एजीएम कब करेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करा। अब दूसरा काम क्या करेगा, आप देखो, अब ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि तू मुझे क्या करना, तू मुझे अपनी अदर इन्फॉर्मेशन दे देना। कब तक, मेक अप्रोप्रिएट, देखो क्या लिखा, मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट, मैनेजमेंट के साथ ऐसे अरेंजमेंट करेगा ताकि क्या हो, टू ऑब्टेन दी फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्या बोलेगा ऑडिटर कि मेरी रिपोर्ट को साइन करने से पहले, बताओ ऑडिटर क्या करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है। तो ऑडिटर बोलेगा कि मेरी अपनी रिपोर्ट को साइन करने से पहले तू क्या करना, मुझको अदर इन्फॉर्मेशन दे देना। तो मुझे क्या करना, अदर इन्फॉर्मेशन दे देना, उसका फाइनल वर्जन का मतलब है कि जो भी तू अपनी एनुअल रिपोर्ट में डालने वाला इन्फॉर्मेशन, जो अदर इन्फॉर्मेशन तो अपनी एनुअल रिपोर्ट में डालने वाला है ना, गारंटी, वो वाली इन्फॉर्मेशन मुझे क्या करना, तू मेरी रिपोर्ट साइन करने से पहले मुझको दे देना। रिपोर्ट साइन करने से पहले बताओ, रिपोर्ट साइन करने से पहले क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको ऑडिटर को क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देना। अभी मैंने आपको दिखाया ऐसे 700 में ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देता है। इस कारण से ऑडिटर क्या कर रहा है, अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले अदर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। लेकिन अगर मान लो ये पॉसिबल ही ना हो, मान लो मैनेजमेंट के लिए ये पॉसिबल ही ना हो कि रिपोर्ट साइन करने से पहले ऑडिटर की रिपोर्ट साइन करने से पहले मैनेजमेंट अदर इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए, क्योंकि मैनेजमेंट को खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं, उनको खुद को भी तो पता होना चाहिए। तो मान लो अभी तक उनको डिसाइड ही नहीं करा, तो मान लो अगर ये अवेलेबल ही ना हो रिपोर्ट साइन करने से पहले, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा टू प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू मुझे लिख करके दे, क्या लिख करके दे, कि तू मुझको जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मुझे तू एजीएम होने से पहले प्रोवाइड कर देगा। देखो ये लिखा है कि अप टू द डेट ऑफ, अगर देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डिटरमाइंड अबाउट नोट बी अवेलेबल अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। अगर ऑडिटर की रिपोर्ट साइन करने से पहले अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि टू प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट फाइनल वर्जन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर प्रायर टू इश्यूएंस। कि ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि तू मुझे लिख करके दे दे कि जो फाइनल वर्जन है अदर इन्फॉर्मेशन का वो तू मुझे एजीएम से पहले प्रोवाइड कर देगा, एजीएम से पहले।
तो ये बात बोलेगा। तो देखो इसमें हमने यही पढ़ा कि मैनेजमेंट के पास जाएगा ऑडिटर, सबसे पहले उसके मैनेजमेंट से पूछेगा कि तुम तुम्हारी एग्जाम कब करोगे, फिर मैनेजमेंट को बोलेगा कि जो तुम्हारा अदर इन्फॉर्मेशन का जो फाइनल वर्जन है वो मुझको अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले पहले दे देना। लेकिन मान लो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि तुम मुझको लिख करके दे दे कि तुम मुझे एजीएम होने से पहले पहले दे देगा। अब बताओ ऑडिटर को क्या मिल गई, अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, या तो पहले मिल जाएगी या बाद में। तो क्या करेगा वो, रीड करेगा, क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करता है तो देखेगा उसे ये चेक करना है क्या अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल दिखा रही है 10 करोड़ लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में दिखा रही है 20 करोड़, तो ऐसा तो नहीं है ना। और क्या देख लेगा, वेदर देयर इज मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन ऑडिट, ऐसा भी तो नहीं है ना। जैसे एग्जांपल कि मैनेजमेंट ने क्या कर रखा था, मैनेजमेंट ने बोला अदर इन्फॉर्मेशन में कि इस साल क्या हुआ है, हमारी रॉ मटेरियल की प्राइसेज कम हुई हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेज क्या हुई हैं, कम हुई हैं। तो ऑडिटर ने अपना दिमाग लगाया, उसने देखा कि रॉ मटेरियल की प्राइसेज कम हुई, यानी एंटिटी की कॉस्ट कम लगी है, कॉस्ट कम लगी तो क्या होना चाहिए, साल प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन एंटिटी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है। तो इस तरह से भी ऑडिटर चेक कर लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन में मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। इस तरह से ऑडिटर चेक कर लेगा अदर इन्फॉर्मेशन रीड करके, ये ऑडिटर को करना है। अब देखो ऑडिटर ने क्या कर लिया, रीड भी कर ली इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिटर क्या करेगा, अब मान लो ऑडिटर ने रीड करी, ऑडिटर को क्या मिल गई, मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई। ये लिखा है देखो, रेस्पोंडिंग व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन। मैं ऑडिटर ने क्या कर लिया, अदर इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, ऑडिटर को क्या मिल गई, उसके अंदर मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई। तो ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर को क्या करना है, तो इसको हम वहां से नोट से समझते हैं। देखो ऑडिटर ने क्या कर लिया, अदर इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, ऑडिटर ने अदर इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, उससे क्या मिल गई, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई, कहां पे, अदर इन्फॉर्मेशन में। अब इसे क्या करना बताओ, जब मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई, गलतियां मिल गई, बड़ी बड़ी गलतियां मिल गई, कहां पे, अदर इन्फॉर्मेशन में। तब ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि ये गलतियां सही कर दे, ये गलतियां सही कर दे। अगर मैनेजमेंट मान जाता है सही करने के लिए तो ऑडिटर क्या करेगा, क्या मैनेजमेंट ने वास्तव में सही कर दी क्या, बस इतना सा काम करना है। लेकिन मान लो मैनेजमेंट निकला गंदा आदमी, इसने मना कर दिया मैं तो गलतियां सही नहीं करूंगा, तो ऑडिटर बताओ किसके पास जाएगा, भाग के इस मैनेजमेंट के माई बाप के पास, यानी टीसीडब्ल्यू के पास जाएगा। और टीसीडब्ल्यू को बोलेगा भाई करेक्ट कर दे, ये गलतियां हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में तुम्हारी सेल 10 करोड़ है, अदर इन्फॉर्मेशन में तुमने 20 करोड़ दिखा रही है, सही कर दे। लेकिन मान लो टीसीडब्ल्यू भी गंदा आदमी निकलता है, ये भी सही नहीं करता, तो अब ऑडिटर को क्या करना रहेगा। तो इसमें देखो दो केस हैं। अगर मान लो ऑडिटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन कब मिल गई थी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई थी, मैंने बताया था ना, या तो ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी या फिर अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद मिलेगी। तो अगर उसे क्या मिली, ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई थी, तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, अब देखो ये वाली बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैं ये वाले बता देता हूँ टॉपिक पहले, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि ऑडिटर को क्या हुआ, अदर इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई थी और उसमें क्या थी, बड़ी बड़ी गलतियां थी जो कि ना मैनेजमेंट ने सही करी ना टीसीडब्ल्यू ने सही करी। तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा। अब आप बोलोगे सर ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखो बेसिक में बताया कि अदर इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर क्या नहीं करता, अदर इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। तो ऑडिटर क्या करेगा, देखो अदर इन्फॉर्मेशन में गलतियां भी हैं और ऑडिटर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट साइन भी नहीं करी, तो ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर क्या करेगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देगा। और उसमें क्या क्या लिखेगा, इसमें लिखेगा ऑडिटर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटी वाली बातें लिखेगा। ऑडिटर बताएगा कि मैनेजमेंट, ऑडिटर बताएगा कि अदर इन्फॉर्मेशन देना ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बताएगा। फिर ऑडिटर बताएगा, ऑडिटर खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। ऑडिटर बताएगा कि अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर बताएगा कि अदर इन्फॉर्मेशन पे मुझे ओपिनियन नहीं देना होता। ऑडिटर बताएगा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि मुझे अदर इन्फॉर्मेशन को बस रीड करना होता है और चेक करना होता है कि इनमें कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। तो ये बात ऑडिटर लिख देगा। और लास्ट में ऑडिटर बता देगा अनकरेक्टेड मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को क्या मिली है, अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ियां मिली हैं, तो ऑडिटर क्या कर देगा, इस पैरा में लास्ट में लिख देगा कि मुझे ये सारी गड़बड़ियां मिली हैं जो कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू ने सही नहीं करी। इस तरह से ऑडिटर बता देगा, बस इतना सा काम करना है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो ऐसे नहीं, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ऑडिटर को क्या मिल जाती है, अदर इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल जाती है और उसमें बड़ी गलतियां होती हैं और जो कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू के द्वारा सही भी नहीं करी जाती, तो ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर द इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में ये बात लिख देगा, मतलब ये वाला पॉइंट लिख देगा। इसका मतलब यही है। और लास्ट पॉइंट लिखा है इफ पॉसिबल विड्रो। ये वाला पॉइंट बहुत कम होगा। मान लो मैनेजमेंट वाले इसको अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा देने ही नहीं देते, नाटक करने लग जाए, तो ऑडिटर छोड़ के चला जाएगा। या फिर अदर इन्फॉर्मेशन बहुत भयंकर गड़बड़ी होती है तो ऑडिटर जाना चाहे तो छोड़ के चला जाएगा। ये जनरली होगा नहीं, इसमें जनरली ये वाला काम ही होगा अदर इन्फॉर्मेशन वाले में। तो ये हमने देख लिया।
अब देखो वोटर ने अदर इन्फॉर्मेशन को क्या करा, रीड करा, वोटर को क्या मिली, अदर इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलतियां मिली जो कि ना मैनेजमेंट ने सही करी ना टीसीडब्ल्यूजी ने सही करी। और ये अदर इन्फॉर्मेशन वोटर को कम मिली थी अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद। तो बताओ अब वोटर क्या करेगा? अब तो वोटर अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में जाके ये बात लिख ही नहीं सकता कि मुझे ये गलतियां मिली है जो कि मैनेजमेंट ने सही नहीं करी। तो अब बताओ वोटर क्या करेगा? अब वोटर क्या करेगा? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वोटर क्या करेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। क्यों लेगा? ताकि वो क्या कर सके, वोटर क्या कर सके, इन गलतियों को यूजर्स के अटेंशन में ला सके, इन गलतियों को यूजर्स को बता सके। क्यों? देखो रिपोर्ट तो पहले ही साइन हो गई तो वोटर अब कुछ कर नहीं सकता रिपोर्ट में। तो इस काम से वोटर क्या करेगा? कुछ भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि इन गलतियों को यूजर्स को बता सके। कुछ भी एक्शन लेना जो भी कर सके, एमसीओ को बताना चाहे तो एमसीओ को बता दे, वहां पे एजीएम में जाके बता दे यूजर्स को, जो भी करना चाहे वो काम कर ले। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। तो देखो यहाँ पे भी ये लिखा है कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या मिल जाती है, बड़ी गलतियां मिल जाती है। तो वोटर मैनेजमेंट को जाके बोलता है भाई सही कर दे। और मैनेजमेंट अगर मान जाता है हाँ भाई मैं सही कर दूंगा, तो वोटर चेक कर लेता है कि वास्तव में मैनेजमेंट ने सही कर दी कि नहीं करी, करेक्शन हैज बीन मेड। और अगर मैनेजमेंट मना कर देता है, रिफ्यूज करता है, तो वोटर क्या करता है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है, उसको बोलता है सही कर दे। और फिर देखो ऐसे ने क्या करा, यहाँ पे लिखा अगर वोटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन कब मिली है, रिपोर्ट साइन करने से पहले मिली है, रिपोर्ट साइन करने से पहले मिली है, और ये अदर इन्फॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा भी से नहीं करी गई, टीसीडब्ल्यूजी ने से नहीं करी, तो वोटर क्या करेगा बताओ? पहले मिल गई तो क्या करता है वोटर? क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में डाल देगा द इन्फॉर्मेशन पैरा में। ये लिखा कंसीडर द इम्प्लीकेशन फॉर वोटर रिपोर्ट। और विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन ये वाला केस जनरली होगा नहीं, ये वाला ही होगा। वोटर क्या करेगा? द इन्फॉर्मेशन पैरा में लिख देगा कि ये गलतियां मिली हैं। फिर दूसरा केस क्या है कि वोटर को जो अदर इन्फॉर्मेशन मिली है वो कब मिली है? बाद में मिली है। कब मिली है? बाद में मिली है, अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद मिली है। तो देखो सबसे पहले तो फालतू बात लिख दी कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या कर दी थी, मान लो टीसीडब्ल्यूजी ने करेक्ट कर दी, बाद में मिली, और अदर इन्फॉर्मेशन किसने करेक्ट कर दी? टीसीडब्ल्यूजी ने करेक्ट कर दी। तो वोटर क्या करेगा? नेसेसरी प्रोसीजर्स करेगा। आप बोलोगे सर इधर नेसेसरी प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? वोटर चेक करेगा कि वास्तव में मैनेजमेंट ने सही कर दी, क्या वास्तव में टीसीडब्ल्यूजी ने इनको सही कर दिया कि नहीं किया। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं करी गई टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा, तो वोटर बताओ क्या करेगा? रिपोर्ट तो पहले ही साइन हो गई, रिपोर्ट तो पहले ही साइन हो गई, तब वोटर रिपोर्ट में तो कुछ कर नहीं सकता जाके। तो वोटर क्या करेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि क्या कर सके, जो गलतियां हैं, जो भी बड़ी गलतियां, इनको यूजर्स के ध्यान में ला सके, यूजर्स के अटेंशन में ला सके। जो भी मैंने पढ़ा है उन्हीं बातों का ऐसे नहीं लिख रखा है, बस ऐसे नहीं गंदे तरीके से लिख रखा है, थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा कर रखा है, लेकिन सेम वही बात लिखी है यहाँ पर, सेम टू सेम वही बात। देखो रिपोर्टिंग जो मैंने आपको बताई थी, रिपोर्टिंग कैसे होती है अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में, कैसे होती है? वोटर सबसे पहले मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है, साथ साथ बताता है कि अदर इन्फॉर्मेशन देना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वोटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देना नहीं है, बता देगा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली इनको रीड करना है, ओनली इनको रीड करना है, इन पे ओपिनियन देना नहीं है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है अगर अदर इन्फॉर्मेशन वोटर को कम मिल जाती है, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले मिल जाती है, अगर वोटर को अदर इन्फॉर्मेशन कम मिल जाती है, अपनी रिपोर्ट देने से पहले मिल जाती है, अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल जाती है, तो वोटर क्या करेगा? और वोटर को लगता है कि उसमें क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलतियां जो कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने सही नहीं करी, तो वोटर क्या करता है? तो वोटर क्या करता है? उनमें गलतियां बता देता है। अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में क्या करेगा वोटर? ये गलतियां लिख देगा, लेकिन कब लिख पाएगा ये? अगर उसको अदर इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई। अब देखो यहाँ पे एक बात तो लिखी है कि मान लो ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन कब मिल गई? अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई, और ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलतियां नहीं मिली, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये भी लिख देगा कि स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट। ऑडिटर लिख देगा कि मुझे कोई भी गलतियां नहीं मिली, ऑडिटर बस ये लिख देगा। इस तरह से करना, तो एकदम सिंपल सी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखो इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये जो टॉपिक था कि रेस्पॉन्ड कैसे करना है, जो ऑर्डर को क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन में मेटल स्टेटमेंट मिल जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट था। रिपोर्टिंग ये इतना काम का नहीं है, एक बार बस रीड कर लेना स्पीड से समझ के। अब आया अदर इन्फॉर्मेशन। अब ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये भी ऐसे कई बार पूछ लेता है कभी कभी। इसमें हम कुछ भी नहीं देखने जा रहे हैं, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। किसकी बात कर रही है? अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है भैया? मैंने आपको क्या बताया, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि मैनेजमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को छोड़ के जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो सारी अदर इन्फॉर्मेशन। तो देखो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कहेगा? अमाउंट वाले आइटम के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले देखो समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट, सच एज, इसके एग्जाम्पल दे रखे समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट, सच एज सेल्स, नेट इनकम, ईपीएस, परचेज। भी अदर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने क्या दिखा रखी है? सेल्स दिखा रखी है, तो ये क्या अदर इन्फॉर्मेशन है। और देखो लिटिगेशन प्रोविजन, एंटिटी बताओ जो प्रोविजन होते हैं लिटिगेशन, वो कहाँ दिखाती है? बैलेंस शीट में दिखाती है, और एंटिटी ने क्या कर रखा है? अदर इन्फॉर्मेशन में दिखा रखा है, तो ये भी क्या हो गई? अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी कह सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की एंटिटी क्या करे, जो अदर इन्फॉर्मेशन दिखा रही है वहां पे क्या दिखा दे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दे। और क्या सकते हैं? अमाउंट इन्वॉल्व इन
ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी कि एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी के डिस्क्लोजर दे रखे हैं, वही बात एंटिटी ने अपनी अदर इन्फॉर्मेशन भी दिखा दी, तो ये भी क्या हो गई, अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। फाइनेंशियल रेशियोज सच एज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, मान लो एंटिटी ने क्या कैलकुलेट कर रखा है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया है, तो एंटिटी ने क्या दिखा दिया, अदर इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, तो ये सब क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन है। और ये सारे कौन सी इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट वाली इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है, हजारों चीजें दिखाई जा सकती है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब भाई अदर आइटम्स के जो अमाउंट वाले नहीं है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन, अमाउंट की बात नहीं हो रही, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके रिगार्डिंग एंटिटी ने क्या क्या एजम्पशंस ली, तो वो भी एंटिटी क्या कर सकती है, अदर इन्फॉर्मेशन दिखा सकती है। रिलेटेड पार्टीज एंटिटी की कौन कौन सी है, यहाँ पे उनके साथ अमाउंट की बात नहीं हो रही कि कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई, उसकी बात हो रही है कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है, तो वो भी एंटिटी क्या कर सकती है, अदर इन्फॉर्मेशन दिखा सकती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, ऊपर भी देखो अमाउंट वाले में भी आया था वो बैलेंस शीट अरेंजमेंट, यहाँ पे भी आ रहा है। ऊपर बात हो रही थी कंटीजेंट लायबिलिटी के अमाउंट की, यहाँ पे बात हो रही है वो बैलेंस शीट यानी कंटीजेंट लायबिलिटी के डिस्क्रिप्शन की, एंटिटी में कौन से केस वगैरह चलते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, ये भी क्या हो सकती है, अदर इन्फॉर्मेशन। फिर आया डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस इन लीगल रिक्वायरमेंट कि मान लो एंटिटी की लॉ वगैरह में चेंजेस हो गई, एंटिटी क्या हुआ, लॉ वगैरह में चेंजेस हो गए जिससे एंटिटी के प्रॉफिट वगैरह पे इंपैक्ट आ रहा है, तो एंटिटी ने क्या कर दी, ये बात अपनी अदर इन्फॉर्मेशन दिखा दी। अब ये क्या अमाउंट में है नहीं, लो वगैरह में चेंजेस हुए हैं। तो एक और है डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेज कि भाई एंटिटी बता रही है, इसका तो मैंने एग्जांपल पहले भी ले लिया कि एंटिटी बता रही है कि इस साल क्या हुआ है, हमारे रॉ मटेरियल की जो प्राइसेज है वो कम हुई है, तो ऐसे ट्रेंड बता दिया, तो ये भी क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन है। तो ये हजारों हो सकती है, ऐसे नहीं कि कुछ एग्जाम्पल ले रखा है बस यहाँ पे, तो हजारों इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसमें। अब आप बोलोगे सर इसमें हमें करना क्या है, तो अमाउंट वाले में 3-4 आइटम्स याद कर लेना, अदर आइटम्स में आप 3-4 देख लेना, जो भी आपको सबसे सिंपल लगे, एकदम सिंपल है ये टॉपिक। और रिपोर्टिंग वाला इतना काम का नहीं है, बस रीड कर लेना, रीड करके समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हो ऑडिटर, फिर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में, और अगर ऑडिटर को क्या मिल जाती है, ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले मिल जाती है, तो ये बात भी बता देगा। फिर हमने देखा था कि अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल स्टेटमेंट मिलती है, तो ऑडिटर क्या क्या करता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से कर लेना और फालतू है, और रीड जरूर कर लेना, लेकिन सब रीड जरूर कर लेना, टाइम नहीं लगेगा समझने के बाद। तो देखो हमने सभी स्टैंडर्ड्स का रिवीजन कर लिया है, 700 सीरीज का, 700 का, 701 का, 705 का, 710 का, 706 का और 720 का, सभी का कर लिया वो भी डिटेल में, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।